अरे कैसा है, हाई है या लो? हाई है। लग तो नहीं रहा आप लोगों की आवाज़ से, ठीक है। तो जैसे कि आपकी ज्योग्राफी क्लास हो गई, अब हम पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, संविधान, है ना। सिलेबस किस किस के पास है एमपीपीएससी प्री का? जिन लोगों के पास नहीं है वो मुझसे सिलेबस ले लीजिएगा। सिलेबस आपका पहला तैयार होता है तैयारी के दौरान, ठीक है। युद्ध के मैदान में बिना शस्त्रों के नहीं उतरा जाता है, यह गलती आप पहली क्लास में कर चुके हैं। शस्त्र का सीधा सा तात्पर्य यह है, तैयारी के दौरान कुछ शस्त्र आपके हाथ में होने चाहिए। जैसे कि नंबर 1 सबसे पहला होता है सिलेबस। क्या होता है? सिलेबस पहला शस्त्र है जो आपको दिशा देता है। नाव खवैया क्या करता है आपको? आप नाव में बैठते हो, क्या आपको ये दिमाग लगाना पड़ता है किस दिशा में जाना है हमें? नहीं ना, आपको भरोसा रहता है नाव खवैया पर। तो ये सिलेबस यही काम करता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आपका प्रीवियस ईयर के एग्जाम। तो कम से कम 10 साल के जो पिछले एग्जाम अभी तक हुए हैं वो आपके पास हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में होने चाहिए। जो आपको पर डे उनको कम से कम हर 2-3 दिन में एक दो पेपर देखते रहने चाहिए। कम से कम एक पेपर को 10 बार देख लो। इसका पता है क्या एक नतीजा निकलता है कि आपने जो तैयारी की है या जो आप चीज़ें पढ़ते हो, तब यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखकर उन चीज़ों को अटेंड करोगे ना, तो आपका एक नज़रिया बदल जाता है, फ्लेवर चेंज होता है पढ़ने का। कैसे? कोई भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, भारत का भूगोल जैसे अभी आपकी क्लास हुई, आपने भूगोल पढ़ा, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके यदि चीज़ों को पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इस चीज़ में हमने पढ़ा है और यहाँ से पीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। धीरे धीरे आप में एक आत्मनिर्णय की क्षमता ये विकसित होगी कि आप ये भी समझने लगोगे कि शायद ये पूछा है तो ये भी बन जाएगा। तो आप फिर कंसंट्रेट होकर पढ़ने लगते हो, उन चीज़ों को हाईलाइट आपका ब्रेन ऑटोमेटिक करने लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन फंसने की पॉसिबिलिटी है, ये बन सकता है। एक्टिविटी बढ़ती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़्यादा जल्दी से एक्टिव होता है। क्लियर? संविधान शुरू करते। तो कौन सी यूनिट में है संविधान? भारतीय संविधान यूनिट नंबर 6 में। हाँ, कौन सी यूनिट में है? 6 में है ना। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश भारत की राज्य व्यवस्था और आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, 2 टॉपिक उसमें इकोनॉमिक्स के हैं, बैंकिंग वगैरह और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, ठीक है। तो भारतीय संविधान में हम सबसे इजी टॉपिक से शुरू करेंगे जो कि है संविधान सभा। एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप संविधान का ले लीजिए। संविधान क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान आखिर होता क्या है? तो संविधान वह लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जिससे किसी देश की शासन सत्ता सरकारें संचालित होती है। लोकतंत्र या गणतंत्र या राजतंत्र जो व्यवस्थाएं होती हैं उनकी स्थापना होती है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, और 5वां स्तंभ आजकल सोशल मीडिया को मानते हैं। तो इन तीनों जो शक्तियां हमारी हम देखते हैं, 3 जो घटक हैं लोकतंत्र में, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनके मध्य शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। इन चीज़ों को हम थोड़ा समझेंगे, ठीक। तो संविधान में इन बातों का वर्णन भी होता है कि किस व्यवस्था को कितनी शक्ति दी जाएगी, किस सत्ता किस अथॉरिटी तक इनको सीमाएं हम आरोपित इन पर करेंगे। क्योंकि यदि एक सत्ता को शक्ति दी जाती है तो यह संभव है कि वह अधिनायकवादी हो जाए, डिक्टेटरशिप हो जाए। अधिनायकवादी समझते हो? जैसे नॉर्थ कोरिया में सरकार है किम जोंग उन की, वो व्यक्ति अपनी हेयर स्टाइल जो रखता है जनता को आदेश देता है कि ऐसी कोई मत रख लेना, नहीं तो शेरनी बचनी दूंगा हेयर स्टाइल रखने के लिए। समझ रहे हो? अभी ऐसे एक हालिया फिलहाल एक कानून निकाला नॉर्थ कोरिया में। कानून ये है कि यदि आप सुसाइड करने की कोशिश करते हो और आप बच गए गलती से बाई चांस, तो आप पकड़े गए और दूसरी गलती आपकी हो गई, तो आपको सजाए मौत दे दी जाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं, भारत में भी आत्महत्या करना कानूनन अपराध है, लेकिन सजाए मौत नहीं देते हैं, थोड़ी बहुत 1-2 साल की सजा दी जाती है ना, वो चीज़ है। तो संविधान एक मोटा अंदाजा क्या है कि संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। इट कैन बी रिटन, अनरिटन। इसमें पूरी व्यवस्थाओं का वर्णन होता है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है ये भारत का है, ठीक है। मॉडर्न वे में यदि हम देखें तो दुनिया का जो पुराना संविधान हम देखकर चलते हैं वो इंग्लैंड का है। अभी जो मॉडर्न हालिया फिलहाल ये चीज़ों को देखते हैं तो ब्रिटेन का सबसे पुराना संविधान माना जाता है। और लिखित संविधान की यदि हम बात करते हैं तो लिखित संविधान है सबसे पुराना अमेरिका के पास, ठीक। 4 जुलाई 1774 को अमेरिका आज़ाद होता है।
1787 को वहाँ की संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संविधान को तैयार करती है और 1789 में वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। थोड़ा बहुत ब्रिटेन का जो उसमें इन्वॉल्व रहता है पास वास कराने में, अथॉरिटी देने में, वो चीज़ें सब सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। तो 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ। अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। देयर आर ओनली 7 आर्टिकल्स इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि 39 पेजेस में कवर अप होता है। कितने पेजेस में? 39। बहुत छोटा संविधान है, 7 अनुच्छेद। तो न्यायपालिका को ज़्यादा शक्ति मिल जाती है इंटरप्रिटेशन करने की, व्याख्या करने की, तो इसलिए वहाँ की न्यायपालिका थोड़ी मजबूत है। हमारे यहाँ संविधान कितना बड़ा है आइए जानते हैं। भारत का संविधान, तो भारत के संविधान में है भाग, कितने? 22 भाग हैं। देयर आर 22 पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दीज ऑल पार्ट्स आर डिवाइडेड इनटू आर्टिकल्स। हर एक पार्ट में कुछ कुछ आर्टिकल्स डाले गए हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि 395 आर्टिकल्स हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। अब जो बातें अनुच्छेदों में लिखने से अनुच्छेद बहुत बड़े हो जाते और बीच में डालने से थोड़ा सा जो सीक्वेंस बना है आर्टिकल टू आर्टिकल वो बिगड़ जाता, तो उनके लिए क्या किया गया? अनुसूचियाँ बना दी गई। अनुसूचियों में बातें बहुत विस्तार से लिखी हैं। हम और आप अनुसूचियाँ पढ़ते हैं ना, तो एक पेज में आपके नोट्स में अनुसूची कंप्लीट हो गई होगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुसूचियाँ लिखी हैं वो एक अनुसूची 10 से 12-15 पेज में लिखी है। मतलब अनुसूचियाँ बहुत बड़ी होती हैं, ऐसे नहीं कि 2-2, 3-3 लाइन है। लेकिन पीएससी के एग्जाम में आपसे पूरी शेड्यूल नहीं पूछता है, केवल उनका बेसिक लाइन, हेडलाइन ही पूछता है कि इसका टाइटल क्या है। उस तरीके से ही हमको इनको कवर अप करना होता है। तो कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। और मूल संविधान अर्थात ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी? 8 थी। तो 4 जोड़ी गई हैं, ठीक है। ये सब बताऊंगा कौन सी कब जोड़ी गई है अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद में हमारे संविधान में ये हो गए हमारे आर्टिकल्स अर्थात अनुच्छेद, ये हो गई हमारी अनुसूचियां अर्थात शेड्यूल। ये हमारे संविधान में एक प्रस्तावना है, जैसे हम प्रिएम्बल कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं। क्लियर यहाँ तक चीजें? और हमारे संविधान में 2 हैं परिशिष्ट, जिन्हें हम कहते हैं अपेंडिक्स। जैसे आपके घर में एक स्टोर रूम होता है, वहाँ आप जितना भी कबाड़ होते हैं सब पटक देते हैं, तो संविधान का भी कबाड़ जो है, जो चीज़ें हैं जो कहीं सेट नहीं हो पाई, उनको परिशिष्ट में डाल दिया गया है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो भाग 22 हैं, अनुच्छेद 395 हैं, अनुसूचियाँ 12 हैं, एक प्रस्तावना है और 2 परिशिष्ट मिलाकर आपका पूरा का पूरा एक संविधान की बुक तैयार होती है। क्या तैयार होती है? वो एक बुक तैयार होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, ये है संविधान की किताब, लेकिन क्या संविधान इतना ही है? नहीं, संविधान थोड़ा इससे आगे भी कुछ चीजें इसमें इंक्लूड होती है, ठीक। जैसे कि इस किताब में जो लिखा है वो तो संविधान है ही, लेकिन आपको पता है कि संसद के पास ये शक्ति है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान एक जीवंत संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज का उदाहरण ये हुआ कि हमारा संविधान समाज की मांगों के अनुरूप अपने आप को ढालता जाता है। समय के साथ समाज की मांगों में परिवर्तन होता है, ऐसा नो? जो आज रीतियां हैं कल वो कुरीतियां हो जाएंगी। अपनी बात को यदि सबूतों के साथ मैं स्पष्ट करूं तो पहले एक प्रकार से हम देखते हैं सती प्रथा एक सम्मान और गौरव की बात थी। जो महिला अपने पति के सब पर आत्मदाह करती थी उसका सम्मान बढ़ जाता था, और जो नहीं करती थी उसको समाज एक ऐसी नज़र से देखता था कि ये कायर है या अपने पति की नहीं हुई, ऐसा वैसा जो भी चीज़ है। लेकिन क्या आज सती प्रथा होगी तो आप उसे सम्मान की दृष्टि देखोगे, है ना? क्योंकि हमारे अंदर की जो भावनात्मकता है उससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि एक स्त्री का अस्तित्व पुरुष तक सीमित नहीं है, दोनों पृथक हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। तो स्त्रियों को बराबर सम्मान मिले, तो ये प्रथाएं उस समय सम्माननीय थी, लेकिन आज कुप्रथाएं हैं। जब भारत में मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए तो बाल विवाह की प्रथाएं बढ़ी, लड़कियों को कम उम्र में ही शादी कर दी गई कि पति की जिम्मेदारी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ठीक है। तो वहां पर क्या होता था, मुस्लिम आक्रमण करते थे और बंदी बनाकर ले जाते थे। तो उस चीज से बचने के लिए बाल विवाह जैसी प्रथाएं शुरू हुई। मध्यकाल में ठीक रहा, इसको मेरे हिसाब से आज से आपके जो दादाजी तक की पीढ़ी थी वहां तक बाल विवाह बहुत अच्छे से फला फूला। आज इलीगल है, बहुत खतरनाक तरीके से समाज में जागरूकता फैल रही है। लेकिन एक पॉइंट ये है कि हाँ, बाल विवाह होता है, बहुत नाम मात्र का बाल विवाह होता है, ठीक। लेकिन क्या इसको आप कुप्रथा नहीं मानते? क्या मध्यकाल में कुप्रथा थी? यह रीति थी, नियम था। तो समाज की मांगों के अनुरूप जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, समाज की मान्यताएं बदलती हैं, वैसे वैसे इन दस्तावेजों को
जिनसे समाज नियमित होता है, रेगुलेट होता है, उनमें परिवर्तन अवश्यंभावी है। यस और नो? तो संविधान में परिवर्तन करने के लिए क्या होते हैं? संशोधन। अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? हाउ मेनी अमेंडमेंट्स? 105, 105 संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं। तो क्या ये संविधान का भाग नहीं होंगे? होंगे। संविधान में संशोधन, डेट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसका सीधा सा मतलब होता है कि संविधान में लिखी किसी बात को बदलना, किसी बात को पूर्ण तरीके से समाप्त कर देना, या किसी नई बात को जोड़ना। इस तरीके की जो व्यवस्था होती है उसे हम कहते हैं संशोधन, अमेंडमेंट। ठीक। अब आपको पता है कि संविधान की जो भाषा है वो बहुत ज्यादा टफ मानी जाती है, हिंदी हो या इंग्लिश। इसलिए दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज द हेवन फॉर एडवोकेट्स। संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ऐसा आलोचक कहते हैं। क्या है संविधान? वकीलों का स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि भाषा आम मनुष्य को समझ में नहीं आती। संविधान में कहूं या कहूं एक मकड़ी का जाला, मिलते हैं बहु लोग ना मिले कोई समझने वाला। तो मिलते तो बहुत सारे लोग, लेकिन क्या समझ पाते हो? आपको यदि संविधान सीधा पढ़ के डायरेक्ट समझ में आ जाता तो क्या आज आप कोर्स ज्वाइन करते? ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको संविधान में जो बातें लिखी वो नहीं बता रहा, उसको बहुत सरल करके आप तक पहुंचा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपना संविधान बता रहा हूँ, मैं वही बात कहूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है या जो संविधान में लिखी है। क्योंकि संविधान ने मुझे अथॉरिटी नहीं दी है कि मैं आपको संविधान बता दूं अपना। मैं वही चीजें बता पाऊंगा जो लिखी हैं और जो उच्चतम न्यायालय को कहना है, जो उसने कहा है। क्योंकि संविधान ने यह शक्ति, यह अथॉरिटी माननीय उच्चतम न्यायालय को दी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वह संविधान की इंटरप्रिटेशन करता है। अर्थात कौन से शब्द का, किस वाक्यांश का, किस परिस्थिति में क्या मतलब निकाला जाएगा, वह कौन बात डिसाइड करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय की व्याख्याएं जो संविधान से रिलेटेड होती है, क्या वह संविधान का भाग होंगी? हाँ या ना? होंगी, बिल्कुल। तीसरी चीज परिपाटियां। परिपाटियां, परंपराएं, जिन्हें हम कहते हैं रिचुअल्स या कस्टम्स। इट मीन्स वी कैन से कस्टम्स और रिचुअल्स आर ऑल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट हाउ? लेट मी एक्सप्लेन सम फैक्ट्स। पहली चीज ये याद रखो कि भारतीय संविधान में, एक एग्जांपल देता हूं आपको, हमारे संविधान में अनुच्छेद 54 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन हम केवल एक उदाहरण जानते हैं कि माननीय राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के राष्ट्रपति थे, वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। उसके अलावा जितने भी राष्ट्रपतियों के हमने नाम सुने, द्रौपदी मुर्मू जी तक, सबके सब एक ही बार बने। हाँ या ना? तो ऐसा क्यों? जबकि संविधान तो हमें ये कहता है कि हम एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। कंपेयर करें तो अमेरिका के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक व्यक्ति के केवल 2 कार्यकाल हो सकता है, जो कि 4-4 वर्ष के होंगे। मतलब 8 वर्ष तक ही आप राष्ट्रपति हो सकते हैं। भारत में आप यदि 500-100 साल आपकी उम्र हो तो आप 25-30 बार राष्ट्रपति बन सकते हो, ऐसा संविधान प्रावधान करता है। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बनता है और राजनीतिक करियर उसका खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? समझिए। आपको पता है कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी और नेहरू जी के व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन जो हम कहते हैं ना प्रोफेशनल संबंध, औपचारिक रूप से उतने सही नहीं थे। वैचारिक मतभेद होता था, मनभेद नहीं, मतभेद होता था। तो राजेंद्र प्रसाद जी पहले टर्म में जब राष्ट्रपति बनते, उस समय प्रधानमंत्री होते हैं माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनके बीच में एक वैचारिक मतभेद चलता रहता है चीज़ों को लेकर थोड़ा थोड़ा। अगले टर्म में जब फिर से नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर राष्ट्रपति पद का फॉर्म कौन भर देता है? फिर से राजेंद्र प्रसाद जी। दूसरी बार भी वह भारी मतों से जीतते हैं। अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे राष्ट्रपति थे, नो डाउट। तीसरी बार फिर से जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो राष्ट्रपति के पद के लिए फिर से अपनी दावेदारी घोषित करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि पंडित जी अब बहुत हो गया, 10 साल से मैं आपको झेल रहा हूँ, अब ना झेल पाऊंगा, आप यहाँ तो अपना पर्चा वापस ले लो। यहाँ फिर मैं संविधान में संशोधन किए देता हूँ कि एक व्यक्ति केवल एक बार राष्ट्रपति बनेगा, 2 बार फॉर्म ही नहीं भर सकता। तो कर सकते थे जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि उस समय कांग्रेस बहुत बड़ी मेजोरिटी पार्टी थी, 300+ सीट थी उसके पास। तो वो जाती तो 2 दिन में, 1 घंटे में संशोधन कर सकती थी और ये बात संविधान के अनुच्छेद 54 में जोड़ देती। तो राजेंद्र प्रसाद जी आगे आए, उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता विवेक से एक निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि मैं ठीक है अपना फॉर्म नहीं डालता हूँ, उसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, हम एक परिपाटी, एक नियम बनाते हैं।
मैं आने वाली पीढ़ियों से सत्तात्मक जो हमारे उत्तराधिकारी होंगे उनसे ये विनती करता हूँ कि एक व्यक्ति केवल एक ही बार राष्ट्रपति बने, छोटी छोटी बातों के लिए हम बार बार संविधान में संशोधन ना करें। तो उनकी बात को माना गया और ये परंपरा है कि एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बनता है, भले ही संविधान कितनी ही बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देता है। तो क्या अब मैं कह सकता हूँ कि परंपराएं भी संविधान का भाग होती है? लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है वो सत्ताधारी दल का ही होगा, क्योंकि सत्ताधारी दल के पास लोकसभा में बहुमत होगा, और जब चुनाव होगा अध्यक्ष का, स्पीकर का, तो सीधी सी बात है इसका बहुमत है, वो पार्टी जीतेगी। मतलब सत्ताधारी दल का व्यक्ति ही। अभी वर्तमान में माननीय ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो कि बीजेपी से हैं, और सत्ता किस पार्टी की है? लेकिन ये परिपाटी है कि उपाध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का बनेगा। ये 10वीं लोकसभा में तय हो गया था। अध्यक्ष भी सत्ताधारी पार्टी का, उपाध्यक्ष भी सत्ताधारी पार्टी का। तो यहाँ पर लगा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पक्ष विपक्ष जितना मजबूत होता है, कहते हैं लोकतंत्र उतना मजबूत होता है। तो यहाँ पर पक्ष विपक्ष दोनों को मजबूत करके चला गया, और 10वीं लोकसभा में ये नियम परिपाटी बनाई गई कि लोकसभा का उपाध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का ही होना चाहिए। विपक्षी दल या विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो होती है उसको लोकसभा का 10% सीटें उसके पास होना चाहिए, तो वो विपक्षी पार्टी कहलाती है ना। ये फैक्ट जो मैं बोलते जा रहा हूँ ना, ये सब प्री में काम आने वाले। तो दूसरे उदाहरण से भी हम ये कह सकते हैं कि परंपराएं, परिपाटियां, रिचुअल्स एंड कस्टम्स आर आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एस और नो? ठीक है। तो ये तमाम चीजें विधिवेत्ताओं की व्याख्यान भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन उसको हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो यह संविधान है। केवल 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूची, एक प्रस्तावना, 2 अपेंडिक्स संविधान नहीं है। 105 संशोधन, हमारे उच्चतम न्यायालय की व्याख्याएं और परिपाटियां व परंपराएं भी संविधान का भाग होती हैं। इज इट क्लियर? 101%। आगे बढ़े। ठीक है। सीधे अपने मुद्दे पर आ जाते हैं चैप्टर, क्योंकि प्रीलिम्स में हमें प्रकांड पंडित नहीं बनना है, केवल सिलेक्शन के लिए फैक्चुअल कुछ कंसेप्चुअल डेटा है उसको एनालाइज करते जाना है। तो आप लोग साथ में लिखते भी जाइएगा, है ना, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि मैं पहले आपको विस्तार से समझाऊं फिर आप लोग लिखें इत्मीनान से बैठ के सुस्ताते हुए, और उस चीज़ से थोड़ा सा प्री है, समय कम है, तो हमें चीज़ों को स्पीड में ही लेकर निकलना है। आपके साथ अन्याय नहीं होगा, इस बात को लेकर आप निश्चित कर रहे हैं। चीज़ें आप प्रॉपर लिखेंगे भी, नोट्स भी आपके पास होंगे, और बाकायदा आप समझते भी जाएंगे। संविधान के लिए हमने क्या बोला? संविधान सभा। तो संविधान सभा होती क्या है? जब भी किसी देश में सत्ता परिवर्तन होता है, किसी देश में सत्ता का परिवर्तन होता है, या फिर किसी देश में किसी भी प्रकार से एक प्रकार से एक सत्ता बदलती है, दूसरी सत्ता आ जाती है। जैसे ब्रिटेन ने सत्ता भारत को सौंपी थी 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में, हाँ है ना, या फिर देश का संविधान बदला जाता है। तो ऐसी स्थितियों में नई संविधान की रचना होती है, और यह संविधान निर्माण का कार्य सौंपा जाता है संविधान सभा को, डेट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। तो संविधान सभा क्या होती है ये हम समझ गए, लेकिन भारत में संविधान सभा की जड़ें कहाँ तक जाती हैं उसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना। संविधान सभा मतलब संविधान सभा की मांग हुई होगी भारत में। तो संविधान सभा की मांग को हम 2 पार्ट्स में लेकर चलते हैं। एक हमारी होगी औपचारिक मांग, अनौपचारिक मांग। वेरी गुड। कौन सी? अनौपचारिक मांग, और दूसरी होगी औपचारिक मांग। फर्स्ट इज अनऑफिशियल डिमांड एंड सेकंड इज ऑफिशियल डिमांड। तो यहां पर हम डिवाइड करते हैं इनको ऑफिशियल और अनऑफिशियल डिमांड के बीच में। कैसे? अनौपचारिक मांग वो होती है जो व्यक्तिगत होती है। कैसी? व्यक्तिगत मतलब आज मैं यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होता, जो कि शायद मैं रहा हूं उस जन्म में, तो मैं यदि व्यक्तिगत रूप से मांग कर रहा हूं तो वो मांग कैसी हो गई? अनौपचारिक। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें 20-50 हज़ार लोग जुड़े हुए, उस पूरे जिसको मान्यता प्राप्त है एक दल की, उस संगठन का मैं मुखिया हूँ। मैं अपने आप को हमेशा बड़े पद पर रखता हूँ। उस संगठन का मैं मुखिया हूँ, और तब मैं उस संगठन की तरफ से यदि मांग करता हूँ तो वो मांग कौन सी कहलाएगी? औपचारिक मांग कहलाएगी। तो अंतर समझ गए ना? ठीक है। तो व्यक्तिगत मांग होती है, पर्सनल डिमांड इज कॉल्ड अनऑफिशियल डिमांड, एंड जो कलेक्टिव डिमांड होती है, कलेक्टिव इन द सेंस सामूहिक मांग होती है, वो मांग कहलाती है कौन सी? औपचारिक मांग।
अब यहाँ पर कुछ पॉइंट समझना। सबसे पहले हम बात करेंगे अनौपचारिक मांग की। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा की पहली मांग कब की गई थी। अब ना तो उसने ये कहा कि ऑफिशियल मांग या अनऑफिशियल मांग, औपचारिक अनौपचारिक। अब यहाँ से कुछ फैक्ट समझना शुरू करना। देखो, संविधान सभा की पहली जो मांग की जाती है, पहली मांग वो की जाती है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने गणेश उत्सव 1895 में शुरू किया था। अभी 18 तारीख को बप्पा आने वाले, तो गणेश उत्सव हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसकी शुरुआत ही 95 में हुई थी और 1893 में शिवाजी उत्सव शुरू किया था। तो हो सकता है ये दो क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन मिल जाए शिवाजी उत्सव की शुरुआत कब हुई, तो महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक ने की थी 93 में, और गणेश उत्सव की शुरुआत 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र से ही की थी। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कब 1895 में अपनी एक पत्रिका जिसका नाम था स्वराज पत्रिका, तो स्वराज पत्रिका में सबसे पहले इन्होंने लिखा, एक लेख जारी किया जिसमें लिखा गया कि भारत अंग्रेजों द्वारा शासित हो रहा है, जबकि हमें स्वयं के द्वारा शासित, स्वयं के द्वारा राज करने की जो है विधा को अपनाना होगा। स्वराज के ऊपर इनका काफी बड़ा योगदान रहा है। तो स्वराज के लिए जब इन्होंने मेहनत की या डिमांड की, तो अपनी पत्रिका में पहला लेख निकाला और कहा कि स्वराज ऐसे नहीं आएगा हवा में, सरकार को हमें अपना संविधान बनाने का हक देना होगा, और यह अपना संविधान हम खुद बनाएंगे, क्योंकि उस समय तक रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1892 के भारत परिषद अधिनियम तक बहुत सारे एक्ट आ चुके थे। तो 95 में मांग करते हैं कि हम बहुत शासित हो चुके हैं अंग्रेजों के कानून से, हमें खुद के कानून से शासित होने के लिए खुद की संविधान सभा की आवश्यकता होगी, या यूं कहा कि हमें अपना एक संविधान बनाना होगा जो खुद के लोगों द्वारा बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि भारत में पहली बार जो मांग की थी वो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, दूसरी बार 1918 में कांग्रेस का 33वां अधिवेशन होता है। कौन सा? 33वां अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में आत्मनिर्णयन का मुद्दा उठाया गया। कौन सा? आत्मनिर्णयन, सेल्फ डिटर्मिनेशन। आत्मनिर्णयन का मतलब होता है कि जो भी हम निर्णय लेंगे इस देश के लोगों के द्वारा ही लिया जाएगा, मतलब हम अपना देश अपने आप में सेल्फ हो गया, उसके द्वारा ही उसके लिए निर्णय लिया जाए, ना कि ब्रिटिश सरकार ये निर्णय ले। तो 1918 में कांग्रेस पार्टी में ये पहला मुद्दा उठा व्यक्तिगत रूप से, लेकिन इतना खासा इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिमांड मानी जाती है वो 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा मानी जाती है। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो थी वो पहली मांग ये की गई थी। महात्मा गांधी जी ने अपनी जो पत्रिका थी उस पत्रिका में एक पत्रिका निकालते नेशनल हेराल्ड, तो नेशनल हेराल्ड में नहीं, वो जवाहरलाल नेहरू का था। तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले कब मांग की? 1922 में। और 1922 में इन्होंने जो मांग की उसमें साफ रूप से इन्होंने कहा कि भारत को अपना संविधान बनाना है, तो अपना संविधान बनाने के लिए इनको क्या करना होगा? खुद के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करना होगा। तो इसके लिए 1922 में महात्मा गांधी जी ने मांग की। अब एग्जामिनर आपको कहाँ घुमाता है? यदि पूछे कि संविधान सभा की पहली मांग किसने की थी और ऑप्शन में महात्मा गांधी का नाम आपको देखे लेकिन बाल गंगाधर तिलक का ना देखे, तो आपका उत्तर बिना सोचे समझे महात्मा गांधी होना चाहिए। लेकिन यदि महात्मा गांधी भी मिल जाए, बाल गंगाधर तिलक भी मिल जाए, या वो डेट पूछ रहे 1895 1922 मिल जाए, तो आप बाल गंगाधर तिलक लगा सकते हो, वो सही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो मैक्सिमम किताबें 1922 से ही शुरू करती हैं, कहीं जिक्र नहीं मिलता बाल गंगाधर। इसका थोड़ा सा आप ये कर लो, स्वराज बिल लेकर आए थे ये, और स्वराज पत्रिका महात्मा गांधी की थी, स्वराज पत्रिका। तो इसका क्या कंफ्यूजन दूर हुआ? क्या कंफ्यूजन? संविधान सभा की पहली मांग 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन यदि आपको बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में दिख जाए तो आपको ये आंसर लगा देना है, इसको सही माना जाएगा। क्लियर? अब यहां पर क्या हुआ इसके बाद में, यहां लिख देते हैं 1927 में मोतीलाल नेहरू जी का नाम आपने सुना है? मोतीलाल नेहरू जी जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के
पिताजी थे। तो 1925-26 में इनसे कहा गया अंग्रेजों के द्वारा कि यदि आप लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं तो आप खुद का संविधान बना के दिखा दो। इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि हम अपना संविधान बनाकर दिखा देंगे। 1927 में इन्होंने अपना संविधान बनाया और उसको नेहरू रिपोर्ट, क्या नेहरू रिपोर्ट के रूप में प्रेजेंट किया। तो नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने बात कही कि ये जो चीज़ है ना, आप हमें स्वराज दो, हमारे ऊपर राज करने की अनुमति दो, भले ही आपके कंट्रोल में वो चीज़ें रहेंगी, आपका डोमिनेट स्टेट, लेकिन भारत की जनता के लिए संविधान भारत की जनता द्वारा चुने हुए लोग ही बनाएंगे, ठीक है। वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया हु मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन पीपल। तो यहाँ पर 1927 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट में संविधान सभा की मांग की गई। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब 1927 के बाद अगली मांग की जाती है 1934 में, सबसे इंपॉर्टेंट मांग। यहां तक ये जो मांगे थी, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूं, यहां तक जो मांगे थी वो सभी मांगे ऐसी थी, अनौपचारिक कहलाती हैं। क्लियर? भारत में संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग की थी M.N. रॉय ने। किसने? M.N. रॉय ने। इनका पूरा नाम मिलता है मानवेंद्र नाथ रॉय। क्या मिलता है? कहीं कहीं मनमथ नाथ रॉय भी लिखा है, लेकिन मानवेंद्र नाथ रॉय जो मैंने पढ़ा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना आप कौन सी बुक फॉलो करते हो। M.N. रॉय आपको याद रखना है। क्या? M.N. रॉय। तो M.N. रॉय ने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा की एक औपचारिक मांग की थी, बहुत सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हुए। इस मांग को 1935 में 1935 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, किसने? कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक्सेप्ट किया था। अब यहां पर कंफ्यूजन ये मत करना, कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया था, कांग्रेस की एक कार्यकारिणी समिति थी। तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने मानवेंद्र नाथ की 1935 की मांग को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये संविधान सभा की जो मांग की जा रही है M.N. रॉय के द्वारा, इस मांग को पूर्ण बहुमत से हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, और इसके आधार पर भारत में एक संविधान सभा बनानी जानी चाहिए। मानवेंद्र नाथ रॉय उस समय एक साम्यवादी नेता थे, ही वॉज अ कम्युनिस्ट लीडर, और यह उस समय जेल में थे 1934 में, अंग्रेजों के रुख्ते में थे, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी भी थे, पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति थे। तो एक इन्होंने मांग की और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने इसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। कब किया एक्सेप्ट? 1935 में, ठीक। अब इसके बाद में कांग्रेस पार्टी के द्वारा खुद के द्वारा डिमांड की जाती है 1935 के लास्ट में। लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है इसमें 1938। अगली डेट क्या याद रखेंगे? 1938। अभी सब रिवाइज करा के यही याद कराऊंगा, तो बिल्कुल कोई भी दुख दर्द पीड़ा हो तो बस सांसें रोके बैठे रहो। 1938 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। यह पहली बार था जब देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश की मेजॉरिटी का दल संविधान सभा की मांग कर रहा है। जब कांग्रेस ने फाइनली मांग की तो कांग्रेस की तरफ से किसने मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने मांग की कि संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, और यह संविधान सभा कैसी होगी? वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित होगी, वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी। ये पॉइंट थोड़ा सा ऐसा रखना है, इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। भारतीय संविधान में अभी हम देखें तो अनुच्छेद 326 में भारत के प्रत्येक 18 वर्ष के उम्र को जो छूकर आगे बढ़ चुका है उस व्यक्ति को वयस्क माना जाता है और मतदान का अधिकार दिया जाता है, जो कि 89 से पहले 21 वर्ष हुआ करता था। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई। ये फैक्ट मैं आपको एक बार नहीं 10-10 बार बता दूंगा रेगुलर क्लासेस में, तो ना भी लिखोगे ना तो वैसे ही हवा में याद हो जाएंगे। अब संविधान सभा की मांग, सबसे पहली मांग किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक। कब? कौन से बिल में? दूसरी मांग कब की गई? 1900। हाँ जी, किसमें? उसमें चलो मैं चेक कर लूंगा अभी।
ठीक। तो 1918 में कांग्रेस की कौन से अधिवेशन में, 33वें अधिवेशन में ये मांग की गई। अब यहाँ पर ठीक है 1919 का एक अधिनियम आया, जैसे हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम। ये जो अधिनियम था ना, इस अधिनियम में 1919 के भारत शासन अधिनियम में ये जिक्र था कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण कर देंगे, लेकिन यहाँ से कोई एग्जाम बनने की क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। महात्मा गांधी के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण मांग, जब तक मुझे यहाँ तक लगता है कि 90% पीएससी यही पूछता है कि संविधान सभा की मांग पहली बार किसके द्वारा की गई। ऑप्शन में तिलक जी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट महात्मा गांधी मिलेगा आपको। मानवेंद्र नाथ रॉय, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ये 4 नाम आपको मिलेंगे। तो आपको आंसर 1922 ही लगाना पड़ेगा और महात्मा गांधी लगाना पड़ेगा। क्लियर? कौन सी पत्रिका में, उसके बाद किसने मांग की, कौन थे ये? एक ही पहचान है कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, वकील थे उस समय, नेता थे। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ा दिया जाएंगी चीजें। तो इन्होंने क्या, कौन सी रिपोर्ट पेश की, नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की मोतीलाल नेहरू जी ने, जिसमें इन्होंने कहा कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। अगली मांग कब की गई, 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। कौन सी पार्टी के नेता थे, साम्यवादी पार्टी के नेता थे। दोस्तों बता चुका ना अभी, साम्यवादी ने पार्टी के नेता थे। तो कौन सी पार्टी के नेता थे, साम्यवादी पार्टी के नेता थे। उस समय कहाँ थे, घर पर नहीं बोला, ये गनीमत है, जेल में थे। ठीक है, चलो, तो उस समय ये जेल में हुआ करते थे, ये पॉइंट याद रखना। और दूसरी चीज क्या, इनकी मांग को किसने एक्सेप्ट किया, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने। कब, 1935 में। फाइनली कांग्रेस की तरफ से अंतिम दमदार मांग किसके द्वारा की गई, कब, क्या कहा गया उसमें, किस आधार पर होगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा जो है संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। यहां तक किसी कोई डाउट है क्या, नहीं है? आपको पता है संविधान सभा जो है, संविधान सभा का सबसे पहले जिक्र किसने किया था कि ऐसी कोई संस्था हो सकती दुनिया में, संविधान सभा? तो नोट डाउन कर लो, लिखो। इंग्लैंड के हेनरी मैन ने, इंग्लैंड के हेनरी मैन ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली is gave by Henry Man, who was the person of या सिटीजन ऑफ इंग्लैंड। तो ये संविधान सभा का कंसेप्ट दिया था हेनरी मैन के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जिक्र किया। सबसे पुरानी संविधान सभा यदि हमसे पूछा जाता है कि सबसे पुरानी संविधान सभा किस देश की है, तो आपको उत्तर होगा अमेरिका। कहाँ की है, तो अमेरिका की है। फिलाडेल्फिया में 1789 में इसने अपना संविधान पास किया था, संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया था। तो सबसे पुरानी संविधान सभा अमेरिका की। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या, कोई भी डाउट नहीं है। अब यहाँ ये तो थी भारतीय प्रक्रिया, भारतीय प्रक्रिया। अब कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, तो भारतीय लगातार मांग कर रहे हैं, अंग्रेज इस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देंगे, हाँ या ना? लिख लिया। यहां तक किसी को कोई एक रत्ती डाउट है, सारे दुख खत्म, आगे बढ़े। अब अंग्रेजों की मांग सुनो। अंग्रेज कहते हैं कि ठीक है, इस समय अंग्रेजों के सामने एक विडंबना आन खड़ी हुई। विडंबना थी द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है ना, जिसमें जर्मनी, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड आपस में युद्ध जो शुरू होता है। इंग्लैंड भी इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होता है। पहले विश्व युद्ध में भारतीयों को धोखा ये मिला था कि अंग्रेजों ने कहा था कि आप विश्व युद्ध में हमारी हेल्प करो। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच। अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारी हेल्प करो, स्वतंत्र होने के बाद हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे। तो गांधी जी गांव-गांव जाकर लोगों से अपील करते थे कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ। इसलिए गांधी जी को एक उपाधि मिल गई भर्ती एजेंट के रूप में। क्या मिली? भर्ती एजेंट के रूप में। तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब दूसरी बार भी अंग्रेजों ने ये कहा हेल्प कर दो, युद्ध जीत गए, स्वतंत्रता दे देंगे। कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली कि नहीं। पहले तो कांग्रेस ने ये कहा कि आपने हमसे बिना पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कैसे कर दिया, और भारतीय सेना को आप कैसे यूज कर रहे हो, क्योंकि हम उस समय 8 राज्यों में हमारी सरकार है, 8 प्रांतों में।
कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, सबसे पहले तो इस्तीफा दे दिया और जनता से अपील की कोई भी अंग्रेजों की किसी प्रकार की सहायता नहीं करेगा। इससे पहले सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो हो चुका था, तो अंग्रेजों को भगाने की रणनीति चली रही थी। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर ही दी थी। उसी डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ है, आपको थोड़ा बहुत पता होगा, बताऊंगा आगे। ये चीजें हो गई। कहा गया कि आपको आपको देश छोड़कर जाना होगा, आप विश्व युद्ध जीतो या हारो, हमें मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता से, ठीक। लेकिन यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव पेश किया। कौन सा? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था 8 अगस्त को। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो ये 8 अगस्त की तिथि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि बहुत बार आपको अगस्त महीने में ही ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी और 8 अगस्त थोड़ा सा स्पेशल भी है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त को ही शुरू हुआ। इस बार MPPSC प्री में ये क्वेश्चन आया था, आया था नहीं? देखा प्रीवियस का क्वेश्चन 8 अगस्त 9 अगस्त, उसमें 8 अगस्त नहीं था, 9 अगस्त था आंसर, है ना? आप समझना, 9 अगस्त आंसर दिया, अब उसमें आसपास था नहीं कुछ भी, तो मैक्सिमम लोगों ने जिनने पढ़ा था 8 अगस्त उन्होंने 9 अगस्त लगा दिया। आयोग ने 9 अगस्त को सही मान लिया। अब कमलनाथ जी ने एक ट्वीट किया था, इसमें ये लिखा था कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआती तिथि थी, उसके लिए सभी देशवासियों को बधाई देते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अदम्य साहस और योगदान से देश को स्वतंत्र कराया। अगले दिन शिवराज सिंह चौहान जी का ट्वीट आया था, उन्होंने 9 अगस्त को इस बात की शुभकामनाएं दी थी। अब PSC फंस गया और वास्तविक डेट 8 अगस्त है। 9 अगस्त उसने ऑप्शन में दिया, हो सकता है ट्वीट पढ़ के एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट कर दिया, ठीक है। तो फाइनली पहले तो 9 अगस्त को आंसर माना था, फिर बाद में जब रिव्यू हुआ तो उसको डिलीट करना पड़ा। तो काफ़ी हंसी का पात्र बना था वहाँ पर चीज़ें जो हैं। समझ में आई चीज़ें? तो PSC में हर साल आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर कंट्रोवर्सी थोड़ी सी होती, थोड़ी नहीं अच्छी खासी होती। चलो, तो अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त को आया। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे वो थे कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इसको प्रेजेंट किया था कि हम स्वतंत्रता के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद आपको स्वतंत्र कर देंगे, ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लो, हमारा सहयोग कर दो, युद्ध वुद्ध जीत जाए, थोड़ा बहुत पैसा वैसा का सपोर्ट करो, जनता से अपील कर दो कि हमारा सहयोग करे, सैनिकों से अपील कर दो कि हमारे साथ रहें, ड्यूटी ना छोड़ें। लेकिन मानने से मना कर दिया किसने? कांग्रेस ने। यहाँ पर मुस्लिम लीग भी बीच में आ जाती है। मुस्लिम लीग ने कहा हम भी नहीं मानेंगे। बोला तुम क्यों नहीं मानोगे? बोला भाई हमें चाहिए पाकिस्तान। क्या चाहिए? पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान शब्द कहाँ से आया? एक सिद्धांत हम पढ़ते हैं, इसको थोड़ा यहीं रहने देना, एक अलग कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। एक हम कंसेप्ट पढ़ते हैं टू नेशन थ्योरी। कौन सा? टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी मतलब हिंदी में कहते हैं द्वि राष्ट्र सिद्धांत। पता है किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। अल्लामा इकबाल का नाम सुना है? एक गीत लिखा है उन्होंने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये गीत तो सुना होगा, उन्हीं का नाम था अल्लामा इकबाल। कुछ समय बाद कहने लगे नहीं यार हिंदुस्तान बुरा है, इसको बांट दो। कैसे बांट दो? तो मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरियाज को अलग नेशन बनाएंगे, है ना। तो ईस्टर्न पार्ट जो था इंडिया का, असम और बंगाल वाला इलाका, उसकी मांग की गई। बंगाल मतलब छोटा नहीं था, पूरा बांग्लादेश, आज का पूरा बंगाल, कुछ बिहार का इलाका, पूरा उड़ीसा का इलाका, झारखंड का, ये सब किस में मिला हुआ था? बंगाल में मिला हुआ था। बंगाल बहुत बड़ा था। बम्बई अपने आप में पूरा गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर पूरा बम्बई बहुत बड़ा था। आजकल तो ये छोटे छोटे शहर रह गए हैं, बंगाल, कलकत्ता वहाँ पहुँच गया। तो क्या मांग की गई अल्लामा इकबाल के द्वारा कि मुसलमान स्वतंत्रता के बाद मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होगा और हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र होगा। ये मांग की गई 1930 में। तो द्वि राष्ट्र सिद्धांत आया था 1930 में, किसके द्वारा? अल्लामा इकबाल के द्वारा। 1934 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र थे चौधरी रहमत अली। वो बैठे बैठे दिमाग लगा रहे होंगे कॉलेज वगैरह में। उन्होंने सोचा होगा एक काम करते हैं, पंजाब का जो इलाका है उसका कुछ पार्ट ले लेंगे, ठीक है। अफगानिस्तान का जो कुछ पार्ट है उसका हम कुछ पार्ट ले लेंगे
और कश्मीर वाला इलाका वो अपना है ही, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है, भले ही शासक वहाँ के हरि सिंह थे, हिंदू थे। उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, सिंध वाला जो इलाका है कुछ पार्ट हमें उसका मिल जाएगा, वो भी मुस्लिम मेजोरिटी है, और बलूचिस्तान पूरा मुस्लिम मेजोरिटी में है, तो बलूचिस्तान को भी हम क्या करेंगे, ले लेंगे अपने खेमे में। तो क्या बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। तो इन 5 राज्यों को मिलाकर पाकिस्तान शब्द की रचना कर दी चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान मतलब पाक का अर्थ होता है पवित्र, स्थान मतलब भूमि, पाक के नापाक इरादे। न्यूज़ वाले आजकल यही टाइटल देते हैं ना, कहीं से भी थोड़ी सी चीज़ें हो जाए तो पाक के नापाक इरादे। तो भाई साहब ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है कि 1930 में द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा, अल्लामा इकबाल, और 1934 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द की रचना कर दी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आगे समझो। इसको लिखना है क्या, जल्दी लिखो। सबको समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? प्रिंसिपल चेक कर लेना साउंड वगैरह जा तो रहा है प्रॉपर। मौला अल्लामा इकबाल उन्हीं को कहता है। प्रॉपर चल रहा है। लिख लिया? थोड़ा स्पीड में लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ जी, मैं आपके मार्ग में बाधा बन रहा हूँ, लो दूर हो जाता हूँ। क्लास से बाहर चला जाऊँ? ठीक। आप कन्हैया, लिख लिया? चलो बच्चों ऐसे लिख रहे हैं। तो अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त को। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। गवर्नर जनरल को ही 1858 के एक्ट के बाद वायसराय कहने लगे थे। वायसराय मतलब उनको पैरामाउंसी की पावर दे दी थी, उपराजा की शक्ति ब्रिटेन की महारानी ने। 1858 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था देश पर। 1857 की क्रांति होती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेता है, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में पूरा शासन चला जाता है। तो 1858 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में थे हम, 1858 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार के कब्जे में रहे। एक तो ये फैक्ट क्लियर हुआ। 1858 में क्या हुआ कि जो वायसराय थे ना, उससे पहले ये गवर्नर जनरल थे। 1858 के एक्ट के पहले तक जब ये भारतीय राजाओं से मिलते थे तो भारतीय राजा तो वैसे ही, हम तुमसे क्यों मिले, तुम अपने राजा को भेजो, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को भेजो, जेम्स सेकंड को भेजो, जेम्स पंचम को भेजो, हम क्यों मिले, तुम मान के एक नौकर हो और हम यहाँ के राजा हैं, तो राजा से मिले तो वो ज़्यादा बेटर है। महारानी ने 1858 का एक्ट लाया, कहा गवर्नर जनरल को तुम्हें उपराजा की शक्ति दे देते हैं, ब्रिटेन का उपराजा। वहाँ कोई अथॉरिटी नहीं थी, नाम जोड़ दिया, तो उपराजा को कौन सी पावर मिल गई? पैरामाउंसी पावर। उसको कहा जाने लगा वायसराय। क्या कहने लगे? वायसराय। तो जिस भारत के जिस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था डायरेक्टली, उसे कहा गया ब्रिटिश प्रोविंसेस। अंग्रेजों के उन क्षेत्रों को उन्होंने 11 प्रांतों में विभाजित कर दिया। दैट एरिया वर डिवाइडेड इनटू 11 प्रोविंसेस। इज इट क्लियर? 11 पार्टों को 11 प्रांत बना दिया गया। उन प्रांतों में गवर्नर जनरल कहा जाता था इन्हें। और जो भारतीय राजा थे, जो 562 रियासतें थीं जहाँ पर इंडिपेंडेंट शासन था, यहाँ अंग्रेजों के अंडर में रहकर ही वो शासन कर रहे थे, उन क्षेत्रों में इस गवर्नर जनरल को कहा जाता था वायसराय 1858 के बाद। तो ये कंफ्यूजन होता है हमें, गवर्नर जनरल वायसराय। तो यहाँ पर भारत के पहले वायसराय कौन थे? हाँ, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलो। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो थे। इसने एक अगस्त प्रस्ताव में एक बात ये हुआ कि संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो नहीं थी चीज़ों की, लेकिन संविधान सभा की
मांग को स्वीकार कर लिया गया। एक चीज ये हो गई। अब क्या हुआ, 1942 में अंग्रेजों ने भारतीयों से बातचीत बढ़ाने के लिए एक नया प्रस्ताव लेकर आए, जिसे हम कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। क्या कहा जाता है इसको? कहा जाता है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? ये आया था 22 मार्च 1942 को। ये डेट याद रखेंगे। कौन लाया था? तो यहां पर सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसको लेकर आए थे। स्टैफर्ड क्रिप्स इसको लेकर आए थे। इसको पहले कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्रिप्स में मिशन में कहा गया था कि हम आपको स्वतंत्र करेंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद। कांग्रेस ने कहा अभी करो। मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार नहीं किया। कहा मेरा पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान था ही नहीं उसका इसमें कहीं। तो दोनों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्रिप्स मिशन से भी अंग्रेजों और भारतीय नेताओं के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। यहाँ तक बात क्लियर? आपके लिए बस फैक्ट है ये कि भाई 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। 8 अगस्त 1940 को भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉर्ड लेनलेथगो थे। एक ये फैक्ट याद रख लेना, हाँ, कि उसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। दूसरा फैक्ट आपके लिए आता है क्रिप्स मिशन का। तो 22 मार्च 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है वो भारतीयों से बातचीत करने आए, और इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं हो पाया। कांग्रेस ने भी इसको डिनाई कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी अपने अपने कारणों से इसको डिनाई कर दिया। अब इसने क्या कहा कि हम आपको जो स्वतंत्रता देंगे वो वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद देंगे। अब उस समय ये पता तो नहीं था वर्ल्ड वॉर सेकंड कब खत्म होगा। ये पता था हो सकता है 20 साल तक युद्ध चलता रहता। वो तो 6 अगस्त 9 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिन्हें लिटिल वॉर फैट मैन के उपाधियों से जानते थे, उन्होंने अपने अपने नाम पर 2 परमाणु बम बनवाए, अमेरिका ने खास तौर से। और 6 अगस्त को लिटिल मैन गिरा दिया हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को लिटिल मैन गिरा दिया कहाँ पर? नागासाकी पर। जापान पे बम गिरा दिए, शांति स्थापित हो गई, युद्ध खत्म हो गया। 15 अगस्त को जापान ने घुटने देख दिए, आत्मसमर्पण कर दिया। 2 शहर तबाह हो गए ना उसके इतने बड़े बड़े। राजधानी पर नहीं गिराया बम, राजधानी पर गिरा था तो शासक ही मर जाते, फिर युद्ध समाप्ति की घोषणा कौन करता? इसलिए कभी भी राजधानियों पर ऐसे डायरेक्ट बम नहीं गिराए जाते। बड़े बड़े शहरों को, जो इंडस्ट्रियल हब हैं, इकोनॉमिक हब हैं, इनको टारगेट किया जाता है। आई बात समझ में? सोचो टोक्यो उस पर, जापान की राजधानी टोक्यो पर बम गिरा दिया जाता तो राजा मर जाता वहां का रूलर, फिर संधि कौन करता? आत्मसमर्पण की घोषणा कौन करता? इसलिए वहां पर बम नहीं गिराया गया। एक तो ये चीज। अब बम जब गिराया गया तो शांति की स्थापना हुई कि नहीं? इसलिए इनको शांति का नोबेल प्राइज दिया गया, अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को। देने वाले खुद ही लोग थे, इन्हीं के हाथ में तो रहती है चीजें। शांति का नोबेल प्राइज कि अच्छा हुआ बम गिरा दिए, 40-50 लाख लोग मरे होंगे लेकिन शांति स्थापित हो गई। तो ऐसी शांति भी अच्छी है ना? अब चीज तो यहां पर इन्होंने कहा कि हम आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद स्वतंत्रता दे देंगे। गांधी जी ने कहा ये तो भविष्य का चेक है। तो ये क्वेश्चन है आपका एक बन गया कि 1942 में जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था, इसको भविष्य का चेक किसने कहा था, या गांधी जी ने इसके बारे में क्या कमेंट कहा था? तो गांधी जी सेड टू दिस इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। क्या है? भविष्य का चेक कहा इसे? ये पॉइंट याद रखना कि एक भविष्य का चेक कहा है ना, भविष्य में मिलेगा जब मिल जाएगा। लेकिन ये यहां से आपके 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? हो गई? लिख लिया सबने? आगे बढ़े? ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। अगला पॉइंट याद रखना। अब 1945 में ब्रिटेन में कुछ परिवर्तन हुए। 1945 में ब्रिटेन में होता है इलेक्शन। क्या होता है? इलेक्शन। इलेक्शन में इससे पहले ब्रिटेन में जो थे वो विंस्टन चर्चिल की सरकार थी। इलेक्शन से पहले विंस्टन चर्चिल, और विंस्टन चर्चिल जो थे किस पार्टी से रिलेटेड थे? कंजर्वेटिव पार्टी से। इनकी पार्टी कंजर्वेटिव थी। और 1945 का जो इलेक्शन हुआ, इस चुनाव में किसकी जीत होती है?
क्लीमेंट एटली की। किसकी? जो कि किस पार्टी के लीडर थे? लेबर पार्टी के लीडर थे, लेबर पार्टी के नेता थे। अब लेबर पार्टी की सरकार बहुत दिन बाद आई। लेबर पार्टी थोड़ी सी लिबरल थी, उदार थी, है ना। इस पार्टी का मानना था, उदारवादी पार्टी इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको लेबर पार्टी कहते हैं। इस पार्टी का मानना था कि किसी भी देश को एक अपने कब्जे में रखना है, उस पर जो है आक्रमण करके या उसको अपने कॉलोनी बना के रखना सही नहीं है। तो एक माइंडसेट भी था। दूसरा ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, तो देश की अर्थव्यवस्था भी खतरे में थी। उसी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही चर्चिल जी की सरकार गिर गई थी। तो एक ये रीजन भी रहा कि यदि कंजर्वेटिव पार्टी जीत जाती तो शायद भारत को इतनी जल्दी स्वतंत्रता ना मिलती, है ना। क्योंकि इनके समय पर एक तो अगस्त प्रस्ताव आया। क्या आया? अगस्त प्रस्ताव आया। एक सेकंड, साइलेंट कर दूं मैं इसे। क्लियर हो गई यहां तक चीजें? चलो, तो इनके समय पे एक तो अगस्त प्रस्ताव आया था और दूसरा आया था क्या? अभी बताया ना, क्रिप्स मिशन। 2 मिशन या 2 प्रयास इनकी तरफ से हुए और क्लीमेंट एटली की तरफ से आया कैबिनेट मिशन। तो हम कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक चीजें क्लियर है? कैबिनेट मिशन हेडिंग डालेंगे। कैबिनेट मिशन, ठीक। कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? देयर आर ओनली 3 मेंबर्स इन कैबिनेट मिशन। इन 3 सदस्यों के नाम लिख लेंगे। सबसे पहले सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि कौन थे? व्यापार मंत्री। कौन थे? ट्रेड मिनिस्टर थे। आया ना? कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बोल ही नहीं पा रहे। खाना वाना खाकर आए हो? या करवाऊं प्रबंध 56 भोग का ढाबे वाबे से? यस सर, पटेल साहब, ठीक है। दूसरा सर स्टेफर्ड क्रिप्स के बाद पैथिक लॉरेंस। सब तो पढ़ लिया आपने, काहे हैरान हो रहे हो? पैथिक लॉरेंस, अच्छी बात है। ये कौन थे? नौसेना मंत्री, नेवल मिनिस्टर थे ये। और ये ट्रेड मिनिस्टर या व्यापार मंत्री। और तीसरे व्यक्ति थे इसमें एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। एबी अलेक्जेंडर कौन थे? सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया, भारत सचिव के पद पर थे। ये तीनों के तीनों किसके मंत्रिमंडल में शामिल थे? क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो ये तीनों भारत आते हैं एक मिशन लेकर, कि एक उद्देश्य लेकर, और भारत में आकर चर्चा करते हैं। शिमला वगैरह में इनकी मीटिंग होती है। कांग्रेस पार्टी से होती है, मुस्लिम लीग से होती है, जिन्ना वगैरह पाकिस्तान की मांग लगातार करते रहते हैं। गांधी जी कहते हैं नेहरू जी से कि तुम एक काम करो, जिन्ना कोई सरकार बना लेने दो, भारत का पहला प्रधानमंत्री वही बन जाएगा। सरदार पटेल और नेहरू जी ने कहा कि गांधी जी आप हो चुके हैं थोड़े से वृद्ध, आपका दिमाग जो है वो विकृचित हो चुका है, अनसाउंड माइंड, मतलब पगला गया है। आप थोड़ी सी राजनीति से किनारे कर लें। आप तो दंगे वगैरह जो हो रहे हैं देश में उनको शांत कराओ, और हम क्या करते हैं, अब देश चलाएंगे। तो सरदार पटेल का एक बहुत कट्टर इंस्ट्रक्शन उनको दिया गया। तो वहाँ पर गांधी जी कहते हैं ठीक है, तुम जानो तुम्हारा हाल जाने, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले जाने तन चीज़ों की चीज़ें। तो यहाँ पर बात ये होती है, बंटवारा तो हो ही जाता है फाइनली, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ही मांग करती है कि एक तो हमें चाहिए कैबिनेट मिशन से पृथक राज्य या पृथक राष्ट्र की आप संकल्प दो। दूसरा, हमारे देश के लिए अलग संविधान सभा हम बनाएंगे, इसमें मुस्लिम मेजोरिटी होगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो पहली चीज तो आपको ये लिखना है कि 24 मार्च 1986 को ये भारत आए, और इन्होंने फिर अपना चर्चा के बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला और 16 मई 1946 को अपना निर्णय दिया, डिसीजन दिया।
निर्णय में क्या कहा गया, तो 3 चीजें इनको याद रखनी है। पहली बात इन्होंने बात कही सत्ता हस्तांतरण की, कि हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे, आप लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। दूसरा, एक अंतरिम सरकार का हम गठन कर देंगे। क्या करेंगे, अंतरिम सरकार मतलब सरकार जब देश छोड़ेंगे तो किसी के हाथ में तो सौंपेंगे, तो आप लोग एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाकर तैयार रखना, उसको हम शासन दे देंगे, फिर आप लोग अपना संविधान सभा और जो भी चीजें हैं बनाते रहना। और लास्ट में क्या करेंगे, एक संविधान सभा का निर्माण कराएंगे। तो 3 बात इन्होंने कही। किसने कही, कैबिनेट मिशन ने। कब कही, 16 मई 1946 को, डेट में कंफ्यूज नहीं होना। याद रखना कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कैम इन इंडिया, है ना, एंड डिस्कशन हुआ किस किस के साथ, विद द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस पार्टी। दीज 2 parties were the largest party of that time in India. डिस्कस एंड डिसीजन जो दिया गया, कब दिया गया, 16 में 1946। कौन कौन से डिसीजन थे, इन्होंने कहा कि वी विल क्रिएट अ एंटरिंग गवर्नमेंट एंड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अ इंडिपेंडेंट इंडिया, इट विल मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट पीपल्स। तो यहाँ पर चीजें, किसी कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। लिख लो इसे, जल्दी लिखो। समझ में आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहा है? यदि बोर हो तो बता देना, मैं मुजरा मुजरा कर लूंगा घुंघरू बांध के, है ना। और क्या करूंगा आपको, मनोरंजन करने आए हो, पढ़ने, ठीक है, शुक्रिया। लिख लो अब, चल हो गया। चलिए, अब संविधान ऐसा नहीं लग रहा बहुत स्लो चल रहा है, कुछ तो बोल दिया करो यार। सही चल रहा है, स्पीड बढ़ाऊं या फिर कम कर दूं? तुम लोग शांत रहना, ये जो बच्चे बैठे हैं ना, तुम लोगों को टारगेट करके अभी बताता हूँ मैं 3 बजे, और बाकी के जो लोग हैं आप लोग बताओ, स्पीड सही चल रही है? ऐसा नहीं बहुत जल्दी जा रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं, बता देना आपको जहाँ भी लगे। मेरे पास सब विकल्प हैं, मैं 12 घंटा में पूरा संविधान भी करा सकता हूँ, नहीं तो इत्मीनान से 30-35 क्लास में हम संविधान कर लेंगे। क्लियर? चलो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, संविधान सभा का निर्माण। सबका हिंदी मीडियम है ना? संविधान सभा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहां से कुछ चीजें हम मोटे मोटे तौर पर कंसेप्ट के साथ बस फैक्ट बेस पर चलेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा, यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको डिस्कस कराई थे जो MPPSC प्री ने पूछे, है ना। बाकी के कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले याद रखना, संविधान सभा जो बनेगी, तो संविधान सभा में कौन होंगे? नेता होंगे। नेता आएंगे कहाँ से? भारत की जनता के बीच में से। कौन नेता होंगे? जो देश में सत्ता चला रहे थे, पार्टियां चला रहे थे, अंग्रेजों के अंडर में जो लोग काम कर रहे थे, वही लोग नेतागण संविधान सभा में होंगे। लेकिन ये कैसे होंगे? तो ये होंगे इलेक्टेड बाय द पीपल, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं बट इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू देश में आएंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब जो 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, उनमें 11 ब्रिटिश प्रांतों में विधानसभाएं थी। क्या थी? विधानसभाएं हुआ करती थी, और उन विधानसभाओं में 1589 लोग थे, जिनमें से 1525 कितने 1585 लोग थे, जिनमें से कांग्रेस के कितने थे? 925 तो कांग्रेस के थे सभी विधानसभाओं में। अभी लगभग 5000 विधायक हैं हमारे देश में, उस समय 1585 विधायक थे, जिनमें से 925 कांग्रेस के थे, है ना। इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस की 8 राज्यों में मेजोरिटी पार्टी हुआ करती थी। तो चुनाव 1946 में ही करा लिए गए थे राज्यों के, और उन लोगों ने जो विधायक थे, उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो ये क्या कहलाया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था, वो कैसा था? अप्रत्यक्ष था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। यदि जनता इन लोगों को सीधे चुनती तो हम कह देते प्रत्यक्ष निर्वाचन है, डायरेक्ट इलेक्शन है। लेकिन जनता ने जिनको चुना, उन्होंने इनको चुना, तो एक स्टेप बीच में आ गई। That's why we called it, it was a indirect election. It is 101% clear or not? ठीक। अब चुनाव तो हो गया, लेकिन सदस्य कितने होंगे? तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व हम देते हैं। कितनी जनसंख्या है, उस आधार पर कितने व्यक्ति संविधान सभा में आ सकते हैं। तो ये कहा गया कि उस समय देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी,
एग्जैक्ट तौर पर लगभग 38 करोड़ 90 लाख जनसंख्या थी। कितनी? 38 करोड़ 90 लाख उस समय की जनसंख्या थी। तो उस आधार पर कहा गया कि 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में उनका एक प्रतिनिधि होना चाहिए। There was a one representative who represent 10 lakh people of the country of the area। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना गया। बात आई समझ में? अब दूसरी चीज ये समझना कि कितनी जनसंख्या 38 करोड़ 90 लाख। इस आधार पर कैबिनेट मिशन ने कहा कि हम 389 सदस्य संविधान सभा में रखेंगे। कितने? 389 सदस्य संविधान सभा में रखेंगे। यहां तक की लिख लो पिक्चर। अब यहां से हम पूरा फैक्ट बेस पर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। लिखो जल्दी। लिख लिया? आगे बढ़े। तो संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन ने कहा कि इसको कुछ इस तरीके से हम बांटेंगे। इन 389 सदस्यों को हम पहले लाएंगे ब्रिटिश एरियाज से। हिंदी में ही पूरे लिखता जाता हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ब्रिटिश क्षेत्रों से और देसी रियासतों से। देसी रियासतें मतलब ब्रिटिश एरियाज और प्रिंसली स्टेट्स। तो यहां से हम मेंबर को चुनेंगे। पहली बात तो इन्होंने ये कहा गया कि देसी रियासतों से हम 200 मतलब ब्रिटिश एरिया से हम 296 मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, चुनेंगे। और देसी रियासतों से कुल 93 प्रतिनिधि जो हैं वो संविधान सभा में शामिल होंगे। पहली बात तो ये कही गई। फिर कहा गया 296 मेंबर्स में भी हम 292 मेंबर्स जो हैं वो 11 ब्रिटिश प्रांतों से चुनेंगे। 11 ब्रिटिश प्रांतों से चुनेंगे। और ये कैसे होंगे? इलेक्टेड होंगे। पहली बात ये कही गई। और इन्होंने कहा कि 4 हम क्षेत्रों से चुनेंगे, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। वर्तमान में जैसे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वैसे ही अंग्रेजों ने चीफ कमिश्नर क्षेत्र बना रखे थे। और इन चीफ कमिश्नर क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? 4 कौन कौन से? तो A, B, C और D ऐसे याद रख लेना। ABCD। A से हो गया, वेरी गुड, A से हो गया अजमेर, B से हो गया बलूचिस्तान, C से कुर्ग आएगा, K से ऐसे कुर्ग, और D से आएगा ABCD, D से आएगा दिल्ली। क्लियर? तो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र ऐड कर दिए गए। और 292 सीट्स कहां से आनी थी? 11 ब्रिटिश क्षेत्रों से ये सीट्स आनी थी। 93 लोग चुने जाने थे देसी रियासतों से, 562 राज्य रजवाड़े थे। तो वहां से नॉमिनेट होते ये लोग। कैसे? मनोनीत किए जाते। राजा ने अपना एक प्रतिनिधि भेज दिया संविधान सभा में, देश का संविधान बन जाता। ये राजा लोग भी उस संविधान को मानते और देश पर संविधान के हिसाब से चलता। तो यहां पर ये चीजें आप नोट डाउन करो जल्दी से, फिर इसमें और चीजें आपको बताता हूं। ठीक है? अब उस समय एक चीज याद रखना कि ये जो 11 राज्य थे ब्रिटिश एरिया, क्योंकि अंग्रेजों ने जितने भारत पर कब्जा किया था उसको 11 राज्यों में बांट दिया था, 11 प्रांतों में, प्रोविंसीज में, जिसे हम कहते थे ब्रिटिश प्रोविंसीज। इन 11 ब्रिटिश प्रोविंसीज को इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा था, A, B और C, है ना? बड़ी प्रोविंसीज, मीडियम और छोटी ऐसी प्रोविंसीज करके बांटा था। कौन कौन सी इंपोर्टेंट है उसके बेस पर। तो A नंबर पर थे कितने राज्य? 6 प्रोविंसीज को A में रखा गया था।
6-4-3 ऐसे करके, सॉरी 6-3 और 2 ऐसे करके इन्होंने पूरा इसका ब्यौरा बनाया हुआ था। 3 बी में थे, 2 इसमें थे। ये तो इतना हो जाएगा कि पीएससी वहाँ तक जीवन में पहुँच ही नहीं पाएगी, क्योंकि मुझे उसका लिमिट पता है कहाँ तक जाती है। इस लिमिट से ही पीएससी का क्वेश्चन पॉसिबल होता है। इसको लिख लो। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी, अजमेर भी पाकिस्तान में चला गया, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का राज्य है, कुर्ग भी पाकिस्तान में चला गया, हाँ या ना? ठीक है, केवल बलूचिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान का एरिया है, बाकी अजमेर भारत में है, राजस्थान में, कुर्ग कर्नाटक में है और दिल्ली देश की राजधानी है। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद भारत में कितने चीफ कमिश्नर क्षेत्र बचे थे? 3 बचे थे, क्योंकि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का राज्य है जो कि कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो विभाजन यहाँ शॉर्ट में आप लिख सकते हो कि आफ्टर डिवीजन ऑफ इंडिया, विभाजन के बाद 3 चीफ कमिश्नर एरियाज शेष भारत में रह गए। क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान में विभाजन के दौरान चला गया, तो केवल 3 चीफ कमिश्नर क्षेत्र ही बनते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है रटने वाला फैक्ट, ये तो कंसेप्ट वाला फैक्ट है, लॉजिक लगाकर भी आंसर दे सकते हो। शायद एनटीपीसी वगैरह में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मुझे याद है तो मैंने आपको लिखा दिया। पीएससी भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर? तो 15 अगस्त 1947 को कमिश्नरी से 3 क्षेत्र जो है वो भारत में रह गए थे। यहां तक की पिक्चर क्लियर है, आगे बढ़े। अब इलेक्शन कितनों पर होना था और नॉमिनेशन 93 पर, तो इलेक्शन करा दें इनका। 296 का हुआ इलेक्शन। इलेक्शन में सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। 208 सीटें किसने जीती? कांग्रेस ने जीती। मतदाता कितने थे? मतदाता मतलब 1585, जिसमें कांग्रेस के कितने थे? 925। तो कांग्रेस के ही थे सदस्य। कहां पर? राज्यों में, है ना? अब कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, 73 सीटें जीती गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग। और बाकी की जो 15 सीटें बचती हैं, उन 15 में से 7 सीटें कैसी थी? अदर पार्टीज के द्वारा, अन्य पार्टीज के द्वारा, और 8 थी निर्दलीय। निर्दलीय समझते हो? जो किसी भी दल से खड़ा ना हुआ हो। तो अदर पार्टी से 8 थी। जैसे एक कृषक प्रजा दल से थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी से थी, तो अलग अलग इन्होंने इस तरीके से पूरा बना रखा था। क्लियर? चलो यहां तक लिख लिया, लिख लो इसे। हो गया? संविधान सभा में कितनी सीटें थी? 389। इलेक्टेड कितनी? नॉमिनेटेड कितनी? 93। इलेक्टेड में 11 राज्यों से कितनी? थोड़ा तेज बोलो ना आप लोग। और चीफ कमिश्नर एरिया से 4। बाकी राज्यों से 93 में नॉमिनेट होनी थी। कितनी रियासतें थी? 562। कितनी रियासतें? एनसीईआरटी में लिखा है ये डेटा 562 रियासतों का। ठीक है। 11 ब्रिटिश प्रांतों को कितने भागों में बांटा? ए में कितने? बी में? सी में? चीफ कमिश्नर एरिया कितने थे? कौन कौन से? 15 अगस्त 1947 को कितने बचे? कौन सा चला गया? चुनाव हुआ, फिर चुनाव में सबसे ज्यादा सीट किसे मिली? कितनी? मुस्लिम लीग को, अदर को, निर्दलीय की कितनी, और अन्य पार्टीज की। बस आप लोग हो गए तैयार। और क्या चाहिए? वेरी गुड। आगे बढ़े हम। ठीक है, कुछ फैक्ट लिख लो। फैक्ट ऐसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा में एकमात्र साम्यवादी नेता कौन था? तो सोमनाथ लाहिड़ी का आप लोग नाम लिखेंगे। लिख लो, एकमात्र
संविधान सभा में एकमात्र साम्यवादी नेता? तो लिख लेना कौन थे? सोमनाथ लाहिड़ी थे। वन एंड ओनली कम्युनिस्ट लीडर। क्लियर? दूसरा, एकमात्र एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। कौन थे संविधान सभा में? तो फ्रैंक एंथनी थे। फ्रैंक एंथनी थे, ये पॉइंट भी ऐड कर लेना। तीसरा, इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि एकमात्र पर्शियन लीडर कौन थे? तो पीएच मोदी, उनका नाम भी याद रख लेना। एकमात्र पर्शियन लीडर या पारसी जो थे, पीएच मोदी। नहीं पता, मतलब मैंने ट्राई भी नहीं किया जानने का, ट्राई करता तो पता लगा लेता। ठीक, कौन सी मुझे अपनी कुंडली भेजनी थी उनकी बेटी से शादी करने के लिए, तो मैं उनका पूरा खानदान का पता निकालता। नहीं करना ना ऐसा, बढ़ा गए वो तो पहले ही बढ़ा गए होंगे। कब? 1947 संविधान सभा में, जब 40-50 साल के तो होंगे, 70 साल संविधान बने हो गए। यहाँ तक पिक्चर क्लियर? ये 3 फैक्ट हैं, केवल आपको रटना है, बार बार पढ़ लेना है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना, हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब इसमें कुछ चीज़ें लिखो। संविधान सभा में कौन कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पर प्रश्न ये बनते हैं दोस्तों कि संविधान सभा में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जो शामिल नहीं थे, जैसे कि महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। दूसरा नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना का, जो कि मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता थे, वो भी शामिल नहीं थे। तीसरा नाम आता है तेज बहादुर सप्रू का, जो भी शामिल नहीं थे। और जयप्रकाश नारायण, ये समय के बड़े नेता थे, लेकिन किसी कारणों से, व्यक्तिगत या सामूहिक कारणों से, यह संविधान सभा में शामिल नहीं हो पाए। तो 4 नाम, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी नारायण कहते हैं, जिन्होंने अंत्योदय का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, तो ये 4 व्यक्ति संविधान सभा में शामिल नहीं थे, ये भी याद रखना। क्लियर हो गई यहाँ तक पिक्चर? अब कुछ फैक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखो, देश का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, हम आज़ाद हो गए, लेकिन उससे पहले क्या हुआ? अगस्त के बाद जब आज़ादी पहले हमें मिल गई, फिर देश का विभाजन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को, हमारी संविधान सभा का विभाजन हो गया। क्वेश्चन ये आता है, भारत का विभाजन किस डेट को सुनिश्चित हुआ? तो 3 जून 1947 को। कब? 3 जून 1947। पहले ये पॉइंट लिख लेना कि देश का विभाजन 3 जून 1947 को हुआ, और संविधान सभा में सीटों का विभाजन, क्योंकि देश बढ़ गया तो सीटें बढ़ जाएंगी, तो 31 अक्टूबर 1947 को सीटों का विभाजन हो गया था संविधान सभा की। यहाँ तक की पिक्चर बिल्कुल क्लियर। देश का विभाजन कब हुआ और सीटों का विभाजन कब हुआ? ठीक है, सीटों का ही बंटवारा हो गया। अब यहाँ पर भारत में केवल 299 सीट बाकी रह गई थी। कितनी? 299 सीट्स बाकी रह गई थी, जो भारत का एरिया था, 389 में से घटते घटते। अब 299 सीट में ये कहा गया कि किस पार्टी को कितनी जाएंगी, तो वही इलेक्टेड और नॉमिनेटेड वाला फंडा यहाँ भी अपनाया गया। तो एक फैक्ट याद रख लेना कि चीफ कमिश्नर एरिया से कितनी थी? 3 थी, और देसी रियासतों से कितनी थी? यहाँ पर 70 जो थी देसी रियासतों से सीटें मानी जाती। कितनी? देसी रियासतों में बहुत सारी रियासतें पाकिस्तान की थी, जो विभाजन में पाकिस्तान में चली जाती। तो देसी रियासतों की सीटें बचती हैं 70, और इसका लगा लेना इसका कितना बचता है? 3 सीटें चीफ कमिश्नर एरियाज की बचती हैं, कुल 299 सीटें रह जाती हैं। बस इतना याद रखना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, फैक्ट की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। कुछ फैक्ट आपको लेकर दे रहा हूँ। संविधान जब हमारा बना, तो संविधान पर हस्ताक्षर को लेकर भी शायद आपसे प्रश्न पूछ ले। हस्ताक्षर को लेकर क्या प्रश्न पूछेगा? संविधान जब बन गया तो 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए।
सीटें कितनी थी 299, तो कितने लोग एब्सेंट रहे, मतलब 15 लोग जो थे वो अनुपस्थित थे। अनुपस्थित कौन थे? 15 लोग। 284 लोग उपस्थित थे, इन्हें साइन कर दिए। 15 लोग जो है, किसी की बच्ची का विवाह होगा, किसी की तबीयत खराब होगी, कोई किसी के बर्थडे में गया होगा, है ना, ऐसे कुछ ना कुछ कामों में लगे होंगे, व्यस्त होंगे, सबकी अपनी अपनी जीवन गाथा है। इन 284 में कहा जाता है कि सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए, हु साइंड वेरी फर्स्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जवाहरलाल नेहरू ने। ये बड़े आपद आपे में उठते हैं और संविधान में सबसे ऊपर बहुत बड़े में अपने साइन जो है वो कर देते हैं। सबसे अंत में जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, सबसे अंत में जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखते हैं कि यार मैं देश का पहला राष्ट्रपति बनने जा रहा हूँ, मैं सबसे नीचे साइन करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। नेहरू जी ने साइन किए, यहाँ थोड़ी सी जगह बची है ऊपर, तो यहाँ राजेंद्र प्रसाद जी अपना साइन चला देते हैं। तो सबसे ऊपर किसका साइन है? वेरी गुड। तो सबसे ऊपर हमें साइन मिलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है। सबसे पहले उठकर आते हैं नेहरू जी, सबसे ऊपर साइन करते हैं। सबसे अंत में जाते हैं प्रसाद जी, उनके भी ऊपर साइन कर देते हैं। तो ये फैक्ट आप कंफ्यूज मत होना, इसको क्लियर रखना। हो गया यहाँ तक? किसी कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में कुछ चीजें और देख लेते हैं। अब यहाँ से बैठक हम देख लेते हैं, फिर महिलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, मतलब संविधान सभा की महिलाओं के ऊपर, ठीक है। चलो अब हेडिंग डाल लो, संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक। यहां से आपसे क्या प्रश्न पूछता है? बेसिकली पहला प्रश्न ये बनता है कि भाई संविधान सभा की जो बैठक हुई उसमें कितने सत्र हुए? तो कितने हुए? 12 सत्र हुए। कुल सत्रों की संख्या थी 12। सत्र इन द सेंस इट इज कॉल्ड सेशन। और एक सेशन में कई बैठक होती है, तो इन 12 सत्रों में कुल कितनी बैठक हुई? 167। तो संविधान सभा की कुल 167 बैठक हुई, है ना। जो पहला सत्र था संविधान सभा का, ये पहला सत्र थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, जिसके बारे में आपको एक्स्ट्रा डिटेल दे दे रहा हूँ। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि पहला सत्र कितनी तारीख से कितनी तारीख तक हुआ? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। और इसमें कितनी बैठक हुई? इसमें कुल 11 बैठक होती हैं। हमें 5 बैठकों के बारे में जानना है। कितनी बैठकों के बारे में जानना है? पहला तो संविधान सभा की बैठकों के ऊपर हम आ गए। ये शायद कई लोग यदि पढ़ भी चुके होंगे संविधान सभा, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि बहुत सारे फैक्ट जो हैं वो आपको पहली बार आज सुनने को मिले होंगे या समझ में आ रहे होंगे। बुक्स वगैरह में जो आप कॉपी करते हो, चीज़ें पढ़ते हो, वहाँ आपको ये चीज़ें उतनी तरीके से नहीं मिल पाती। तो नोट्स आप प्रॉपर बनाते जाना, खास तौर से संविधान सभा के नोट्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना एक तो लाजमी ही है, आते ही है हर साल। यहाँ तक लिख लिया। कुल कितने सत्र हुए संविधान सभा में? उन सत्रों में कितनी बैठकें हुई? पहला सत्र कब हुआ? 9 दिसंबर से 12 दिसंबर के 23 दिसंबर के बीच में। और उस सत्र में कितनी बैठकें हुई? 11 बैठकें होती हैं, जिनमें 5 बैठक इंपोर्टेंट है, जो आपके सामने मैं एक करके आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब संविधान सभा की पहली बैठक, द फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पर अभी सब लोगों को शांत रहना, मतलब देखते जाना है ना। पूरी जब 5 बैठक कंप्लीट करा दूंगा उसके बाद आपके डाउट लूंगा, क्योंकि शायद आप डाउट कर सकते हो। तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। कब होती है पहली बैठक? 9 दिसंबर को। देखो सबसे पहले भेजा जाता है निमंत्रण, ठीक। सबसे पहले निमंत्रण भेजा जाता है और कहा जाता है कि भाई आप सब लोग आ जाओ, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हम संविधान सभा की पहली बैठक करते हैं। तो बढ़िया सुबह 9 दिसंबर को सब लोग फ्रेश, अब नेता लोग थे, सूट बूट, कोई एडवोकेट थे। 70 से 74% लोग तो वकील थे उस समय की संविधान सभा, मतलब पढ़े लिखे लोगों ने संविधान बनाया है, इसलिए संविधान की भाषा भी जटिल है और वकीलों का स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि बनाने वाले मैक्सिमम वकील थे, लंदन वगैरह में पढ़कर आए थे, बैरिस्टर थे,
साउथ अफ्रीका में पढ़ने वाले जो वकालत की तैयारी करते हैं उनको बैरिस्टर कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी को बैरिस्टर कहा जाता है, बाकी सब एडवोकेट और लॉयर कहलाते हैं। जितना बड़ा लॉयर उतना बड़ा लायर, है ना? ठीक है। राम जेठमलानी जी यदि मुझे सुन रहे होते तो मेरे खिलाफ केस कर देते, महानानी। बहुत बड़े वकील रहे हैं, जेठमलानी जी का नाम सुना होगा, शायद कल उनका जन्मदिन कुछ था। 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है। पहली बैठक में सब लोग आ गए, अब बैठे। अब पहला व्यक्ति जो अपनी बात कहना शुरू करता है उनका नाम था JB कृपलानी। तो संविधान सभा में सबसे पहले कौन बोला? JB कृपलानी। तो सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति थे द पर्सन हु स्पोक द फर्स्ट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, JB कृपलानी। एक तो ये बात याद रखना। लेकिन बोले तो क्या बोले? तो नमस्कार दोस्तों, ऐसा फलाना ठिकाना अपनी भूमिका जमाई होगी इन्होंने, ठीक। और वहां पर फिर ये कहा होगा कि देखो फ्रांस में एक पद्धति चलती है, फ्रांस की व्यवस्था के अनुसार सभा का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति वहां का अध्यक्ष होता है, ठीक है। लेकिन हम इसमें व्यवस्था करेंगे निर्वाचन की। तो हमें पहले दिन किसी व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बनाना होगा जो कि एक दिन सभा चलाए और अध्यक्ष के निर्वाचन में हमारी सहायता करे, ठीक है। तो इन्होंने कहा सच्चिदानंद सिन्हा को हम क्या करेंगे? अस्थायी अध्यक्ष बना देंगे, क्योंकि वह सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं। तो टेम्पररी चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों? क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे सभा के, सबसे बूढ़े इंसान थे सिन्हा जी। तो इनको क्या बना दिया गया? अध्यक्ष। और किस देश की बिना पर? फ्रांस के बिना पर, कि वहां भी ऐसा होता है। दूसरी चीज, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर अब इन्होंने कहा अध्यक्ष तो हमने बना दिया, अब हम बात करते हैं उपाध्यक्षों की। तो उपाध्यक्ष भी हम 2 प्रकार के रखेंगे इन्होंने कहा। एक रखेंगे हम मनोनीत, दैट इज नॉमिनेटेड, मनोनीत अर्थात नॉमिनेटेड। और दूसरे हम कैसे रखेंगे? सभा द्वारा निर्वाचित। तो नॉमिनेटेड थे फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी को संविधान सभा का क्या बना दिया गया? पहला निर्वाचित मनोनीत मान लो, लिखा तो बोर्ड पे वही है, मैं क्या है जुबान फिसल जाती है। एक बात 1 करोड़ की है, इसलिए मैं फिर उसको सही नहीं करता, निकल गई। तो मनोनीत कौन थे पहले? फ्रैंक एंथनी थे। और निर्वाचित में 2 व्यक्तियों के नाम लिखना। पहला है HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, है ना। दूसरा था VT कृष्णामाचारी, पूरा नाम सर राव बहादुर बंगाल थ्रू वेंकटेश्वरी कृष्णामाचारी। हो गया यार? हो गया? सर राव बहादुर बंगाल थ्रू वेंकटेश्वरी कृष्णामाचारी। तो ये दोनों निर्वाचित उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, मतलब 2 उपाध्यक्ष थे या 3 थे। मनोनीत कौन थे? फ्रैंक एंथनी। MPPSC ने क्वेश्चन पूछा है 2019 के प्री में, ठीक। क्या पूछा है कि संविधान सभा के मनोनीत लोगों ने आओ देखा ना था और SC मुखर्जी लगा के आए थे। सब के सब 99% लोग, कम किताबों कहीं मिलते ही नहीं कि फ्रैंक एंथनी भी उपाध्यक्ष थे। और फ्रैंक एंथनी वो पहले व्यक्ति थे जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के रूप में नॉमिनेट किए गए थे राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। आंग्ल भारतीय कौन होते हैं? जिनका पिता वर्ग अर्थात पापा दादा नाना विदेशी होते हैं, यूरोपियन होते हैं, और माता वर्ग अर्थात मम्मी नानी दादी ये भारतीय होते हैं। तो इनकी संतानें आंग्ल भारतीय कहलाती है, एंग्लो इंडियन। क्लियर हो गई बात? हाँ या ना? ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो निर्वाचित हरेंद्र कुमार मुखर्जी और बंगाल थ्रू वेंकटेश्वरी कृष्णामाचारी, और फ्रैंक एंथनी नॉमिनेटेड थे, मनोनीत थे। लिख लिया? चलो, पहली बैठक दोस्तों समाप्त हो गई। पहली बैठक में इतनी चीजें हमें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं दूसरी बैठक की। तो दूसरी बैठक होती है अगले ही दिन अर्थात 10 दिसंबर 1946 को। इसमें ये डिसाइड होता है कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए, अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो बहुत सारे लोगों का नाम चल रहा था, लेकिन अगले ही दिन जब तीसरी बैठक होती है, तीसरी बैठक जो होती है
वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें कहा जाता है कि देखो राजेंद्र प्रसाद जी ने फॉर्म डाला है, उनके अगेंस्ट में कौन कौन फॉर्म डालेगा, तो किसी ने हिम्मत नहीं की कि ठीक है प्रसाद जी अच्छे व्यक्ति हैं, बाहर मिलते हैं गुटखा वुटखा खा लेते हैं हम उनके साथ, ठीक है। तो हमने किसके अगेंस्ट नहीं बोले, राजेंद्र प्रसाद जी के अगेंस्ट किसी ने फॉर्म नहीं डाला। तो राजेंद्र प्रसाद जी क्या है, एक तरफा चुनाव मतलब निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुने गए संविधान सभा के। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया गया था। क्लियर। तो 11 दिसंबर को यह बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ कि राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट मेंबर नियुक्त कर दिया गया। क्लियर। अब अगली बैठक जो होती है चौथी बैठक, उसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। चौथी बैठक के बारे में, चौथी बैठक कब होती है, तो अगले ही दिन, फोर्थ सिटिंग, ये होती है 12 दिसंबर 1946 को। इसमें ये डिसाइड होता है कि अब संविधान की अगली रूपरेखा क्या होगी, आगे का हमारा प्रारूप संविधान का क्या होगा, कैसे हम इसको रन करेंगे, चीजों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या लाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पर डिस्कशन हुआ। नेहरू जी ने कहा कि मैं उद्देश्य प्रस्ताव तैयार करके कल ले आऊंगा, आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। तो इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा हुई कि आखिर हम लोग यहाँ पर आकर बैठ तो गए, लेकिन करना क्या है, संविधान बनाना है। तो कैसा संविधान बनाना है, जनता को क्या देना चाहते हैं, संविधान कैसा होगा, क्या क्या चीजें उसमें शामिल होंगी। तो उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा हुई कि कैसा हमें संविधान बनाना है। लिख लिया यहाँ तक। अब अंतिम जो पांचवी बैठक होती है दोस्तों, पांचवी बैठक होती है संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा हुई, इट मींस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, Objective resolution presented by Pandit Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly on the date of 13 December 1946. क्लियर। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, अरे वाह, आपको कैसे बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में। सभा ने इस पर डिस्कशन किया और ये 22 जनवरी जब द्वितीय सत्र चालू होता है तब इसको स्वीकृति मिली थी। 22 जनवरी 1950 को ये पास हो गया था, पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के द्वारा इसको पास कर दिया गया। ठीक है। और आगे चलकर इसी उद्देश्य प्रस्ताव को कंप्रेस किया गया। अरे माफ कर देना, बहुत लंबा पहुंच गया। ठीक है, मनुष्य हूं मैं, ह्यूमन एरर। अरस्तू ने कहा था मनुष्य गलतियों का पुतला है। 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड ऑन द डेट ऑफ 22 जनवरी 1947। ठीक है। तो 1947 को ये पास हुआ संविधान सभा द्वारा। बाद में इसे किया गया कंप्रेस, मतलब अननेसेसरी शब्द हटाते हटाते अच्छे अच्छे शब्दों को चुनकर इसी को बदल दिया गया प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना का जन्म होता है उद्देश्य प्रस्ताव से। और हमारी प्रस्तावना में क्या लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, धार्मिक भी है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने के लिए आज एतद द्वारा मिति माक्षी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी अर्थात 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है। तो यहाँ पर 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, और इसी को बाद में बनाया गया
किसके रूप में? तो यहाँ पर आइवर जेनिंग्स एक व्यक्ति है जिन्होंने भारतीय संविधान के ऊपर एक बुक लिखी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके। उन्होंने कहा है कि जो बात मैं 300 पेज की अपनी किताब में नहीं कह पाया, वो बात भारत की संविधान सभा अपने आप में कह देती है कि ऐसा संविधान बनाएंगे हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब सोर्स ऑफ द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? भारत के लोग हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता नहीं है, लेकिन कॉमन वे में हम ये मान सकते हैं कि भारत की जनता संविधान की शक्ति का स्रोत है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट पर ना जाएं तो। और नेचर ऑफ स्टेट इसमें दिया गया है, ठीक है, सेक्युलर, सॉवरन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य देश होगा, जिसमें हम 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक देंगे। 5 प्रकार की स्वतंत्रता देंगे, लोगों को विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देंगे। 2 प्रकार का हम इसमें समानता देंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की। उन सब में व्यक्ति की गरिमा को बना के रखना है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को बना के रखना है। इसके बीच में हमें इस संविधान को डेट मिल जाती है कि संविधान कब लागू हुआ, तो डेट पता चलती 26 नवंबर 1949। इस डेट को हिंदी में हम कहें तो मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवत के अनुसार क्या किया गया, तो अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित। प्रस्तावना में इतनी सारी चीजें पता चल जाती हैं, जिसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 संशोधन हुए। 2 संशोधन मतलब 2 जगह बदलाव, एक तो समाजवादी शब्द जोड़ा, एक पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा, और राष्ट्र भारत की एकता की जगह भारत की एकता और अखंडता कर दिया गया। प्रस्तावना इतनी पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि पढ़ा दी गई, अब विस्तार से पढ़ेंगे आगे। अभी तो बता रहा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है? समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का? समझ में आया? चलो अब देखो क्या दिक्कत आती पता है आप लोगों को। आपने लक्ष्मीकांत या तमाम किताब और लूसेंट में पढ़ा है कि संविधान की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को, तीसरी 13 दिसंबर को। कितने लोगों ने ऐसा पढ़ा है? हाथ उठाओ। लगभग ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा है ना। आपको ये लग रहा है कि मैंने गलत बताया? किस्मी में है हिम्मत ये कहने की? बाहर मिलना मुझे क्लास के पर मैं बताता हूँ, ठीक है? किडिंग। पॉइंट ये है, देखो 2020 का प्री 20 का प्री हुआ ना, उससे पहले लगभग सभी को यही पता था कि पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी 11 को, तीसरी 13 को होती है। पहली में सचिदानंद उपाध्याय अध्यक्ष बने अस्थायी, फिर राजेंद्र प्रसाद जी दूसरी में अध्यक्ष बनते हैं 11 दिसंबर को, तीसरी में उद्देश्य प्रस्ताव आता है। 3 बातें, 3 डेट, 3 बैठकें, इतनी बातें हमें पता थी। लेकिन MPPSC ने एक क्वेश्चन पूछा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कौन सी बैठक को पास किया गया, कौन सी बैठक में जारी किया गया नेहरू जी के द्वारा। तो ऑप्शन दे, पहली, तीसरी, चौथी, 5वीं। लोगों ने बस दे, अरे उद्देश्य प्रस्ताव, ये लो 3री बैठक। वहां से आयोग ने कहा तुम सब गलत हो, ये लो 5वीं बैठक। फिर संसद की वेबसाइट खंगाली गई, तभी पता चला कि वाकई में वो 5वीं बैठक है। ये किताब जो लक्ष्मीकांत ने हमें गुमराह किया है यहाँ पर, वो 99% लोगों का 1 नंबर खा गया, क्योंकि हमें पिछले 10 साल से सारे टीचर भी यही पढ़ाते आए। मैं खुद 2019 के प्री 20 के प्री के पहले यही पढ़ाता था। लेकिन आयोग ने जब दिमाग, क्योंकि किताबें हमें वो सिखाती है ना, हमने कहाँ से पढ़ा है? पुराने टीचरों से। मैं कोई सीख के तो आया नहीं पर। तो जो प्री के बाद जो पेपर, जो PSC प्री आया, उसके बाद का संस्करण आया, उसमें चीजें सुधर गई। तो उससे पहले तो मैंने जब पढ़ा था तब 4था संस्करण था शायद हमारे पास, 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, जब हम पॉलिटी हमने पढ़ना शुरू किया था, बाइबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं। तो अब चीजें क्लियर हो गई। जो हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा गलत था, यहाँ हम कहें अपडेट नहीं था, अब अपडेट हो गई ये चीजें। तो अब आपको क्या याद रखना है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं बैठक। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? ठीक है, चलो अब यहाँ तक आपकी बैठकें हो गई हैं। अगली बैठकों के बारे में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कौन सी कब कब होती है। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताओ, मैं ले लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। नहीं तो नहीं जाना, ठीक। अब पॉइंट याद रखना, संविधान सभा ने जो अपना काम था ना, वो काम अलग अलग समितियों को बांट दिया था, ठीक है। उसने क्या किया कि यदि 299 लोग किसी एक विषय पर डिस्कशन करेंगे तो डिस्कशन में समय ज़्यादा जाएगा और काम होगा बहुत कम। तो अलग अलग काम अलग अलग कमिटीज़ को, समितियों को दे दिए गए। उन्होंने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया और अलग अलग समय पर अपने अपने कामों को पूरा किया, ठीक है। सबसे पहले संविधान का प्रारूप तैयार किया गया।
प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप मतलब एक खांचा, एक ढांचा, खाका खींचा गया, डेट इज कॉल्ड ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब घर बनाने से पहले उसका एक डिजाइन तैयार करने ना, कि कहाँ किचन बेडरूम हमारा होगा, कहाँ पर हॉल होगा, डाइनिंग टेबल होगी, वो चीज़ है। तो एक खाका खींचा गया और ये संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था VN राव के द्वारा। किसके द्वारा? VN राव मतलब वैनेगल नरसिंह राव। उस समय के मुझे लगता है कि अम्बेडकर जी से भी ज़्यादा बड़े संविधान वेत्ता रहे थे, क्योंकि भारत के संविधान में बहुत बड़ा रोल है VN राव जी का। म्यांमार के संविधान में सबसे बड़ा रोल VN राव जी का माना जाता है। लगभग 148 देशों के संविधान का इनको नॉलेज था VN राव को। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपने नाम सुना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नीदरलैंड के हैग में। नीदरलैंड की कैपिटल है हैग, तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उस न्यायालय में यदि कोई प्रथम भारतीय जज न्यायाधीश बना था तो वो VN राव थे। कितने पॉइंट पता चले? भारत का संविधान में हेल्प की, म्यांमार के संविधान में हेल्प की, और ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? VN राव, जिन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए बनाई गई थी एक प्रारूप समिति। अब कई लोग क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो हम डायरेक्ट प्रारूप सुनते हैं और अम्बेडकर साहब आंसर लगा देते हैं। होता है, हमने सुना प्रारूप और अम्बेडकर साहब। MPPSC मेंस 2019 में क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो आंसर उसका VN राव था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख कर भी हम आगामी प्रश्नों को सही कर सकते हैं और अपने जो समझ है, फैक्ट है, उनको दुरुस्त कर सकते हैं। उस चीज को आप ध्यान रखेंगे। प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1900 क्योंकि दिसंबर में संविधान सभा बन रही है, तो उसके बाद सब काम 47 में होता है। तो 1947 में संविधान सभा के बाद क्या है, प्रारूप समिति का गठन होता है। इस प्रारूप समिति को मसौदा समिति के नाम से जाना जाता है। इसी को मसौदा समिति कहते हैं। हिंदी में इसी को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो प्रारूप समिति को मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसमें 7 सदस्य थे। देयर आर ओनली 7 मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमेटी। द हेड ऑफ, या चेयरपर्सन कौन थे इसके अध्यक्ष? ये तो सबको ही पता होगा। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्लस 6 अदर मेंबर्स थे, 6 अन्य सदस्य थे। लिख लिया यहां तक? 6 ये क्या आ गया? वो मुझे दिख रहा है ज्योग्राफी आ गया, लेकिन ये आ कहां से गया? मेरा पेज कहां? ये है। ऐसे बता रहे हैं ज्योग्राफी, मैंने कभी देखा ही नहीं ज्योग्राफी क्या होता है। चलिए, अच्छा समझ में आ रहा है सबको प्रॉपर तरीके से? फैक्चुअल है ये, पूरा ही फैक्चुअल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने आप में ज़्यादा फैक्चुअल है। सबसे ज़्यादा फैक्ट पूरे संविधान में आपको संविधान सभा में ही मिलते हैं। ठीक है, पूरा 100-150 फैक्ट हैं जिनको एक एक करके हम लोग समझते जा रहे हैं। स्टोरी टाइप की मैं चीज़ों में इसलिए बताते जा रहा हूँ क्योंकि फैक्ट स्टेप बाय स्टेप हम स्टोरी के साथ कनेक्ट करते जा रहे हैं, तो वो थोड़े बोरिंग भी नहीं होते हैं और याद भी रहते हैं। अब यहाँ से प्रश्न यही बनता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, अन्य नाम क्या था, अध्यक्ष कौन था, और 6 अन्य सदस्य थे, उनके नाम लिख लो। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो 6 अन्य सदस्यों के नाम लिखो। पहला लिखना N गोपाल स्वामी, दूसरा नाम लिखना अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। डॉक्टर KM मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम था, डॉक्टर KM मुंशी। तीसरा BL मित्र, मतलब अगला जो है चौथा BL मित्र, BL मित्र। बाद में क्या है, शायद इनकी डेथ हो जाती है तो इनको रिप्लेस करके आते हैं N माधव राव, उनका नाम लिख लो, N माधव राव।
एन माधवराव के बाद अगला डीपी खेतान, डीपी खेतान, और बाद में इनका भी पद समाप्त हो जाता है कि शायद डेथ हो जाती है, तो इनको रिप्लेस करके आते हैं बीटी कृष्णामाचारी, सर राव बहादुर बंगाल थ्रू वेंकटेश्वरी कृष्णामाचारी। ये साउथ इंडियन ऐसे ही अपने नाम रखते हैं, जैसे टीवीएस, एक बताया भी था शायद मैंने, टीवीएस क्या है, मोटरसाइकिल है ना, क्या है उसका फुल फॉर्म, मालिक का नाम है, थिरुकुरनगुंडी वेंगाराम सुंदरम। तो इनके नाम बड़े अजीब होते हैं, अपने नाम का पहला वर्ड उठाया, कंपनी का ब्रांड बना दिया, फेमस। चलो आगे लिखना, अगले पर्सन का नाम लिखना, कौन आया रिप्लेस करके, बीटी कृष्णामाचारी। लास्ट है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसमें एक पॉइंट याद रखना कि प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस की थी, मतलब मौलिक अधिकारों के ऊपर बहस की बात हो, अल्पसंख्यकों के हितों की बात हो, और डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो, ऐसी मोटी मोटी चीज़ों पर ये चर्चा करते जाते थे। फाइनल ड्राफ्ट बनाकर संविधान सभा के सामने ये रखते जाते थे, तो संविधान सभा इनको उस तरीके से एक्सेप्ट करती जाती थी और डिस्कशन करके सुधार कर करके उनको एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप रखते गए और पूरा ऐसे संविधान हमारा तैयार हुआ। ठीक, तो प्रारूप समिति कंप्लीट हो गया आपका, आया ना? yes, sir। अब बात करते हैं संविधान जब हमारा बन गया तो संविधान का होता है वाचन। वाचन मतलब रीडिंग, कि भाई संविधान को पढ़कर देखते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, कहाँ कोई मिस्टेक हो तो हम उसको सुधार लें, उसमें रिफॉर्म पॉसिबल है। तो संविधान सभा के कुल संविधान सभा द्वारा संविधान के 3 वाचन होते हैं। कितनी रीडिंग होती है? 3 रीडिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम वाचन की। प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ? तो 9 नवंबर से 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में। तो सबसे छोटा वाचन था जो कि 5 दिन चला मात्र, सबसे छोटा वाचन। फिर हम बात करते हैं, ये फर्स्ट रीडिंग हो गई, देन लेट्स कम ऑन द सेकंड रीडिंग, द्वितीय वाचन। ये कब से कब तक हुआ? 15 नवंबर से 1948 की बात हो रही है, और ये भी 1948 की बात हो रही है। 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक, 17 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, लगभग 13 महीने वाचन चला, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सबसे लंबा। 17 अक्टूबर 1949 हो गया? किसी कोई डाउट? तो सबसे लंबा वाचन, यहाँ पर सबसे ज्यादा बहस होती है संविधान में, छोटी छोटी चीजों पर, अल्पसंख्यकों के ऊपर बहस होती है ना, भाषा को मुद्दे को लेकर बहस होती है, आरक्षण के ऊपर बहस होती है। तो यहाँ पर सबसे लंबी बहस संविधान सभा में देखने को मिलती है। कब से कब तक? 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक। अंतिम वाचन लिख लो, तृतीय वाचन जो होता है 4 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, थर्ड रीडिंग। नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, और इस बार 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। लिख लिया यहाँ तक? अब ध्यान दे रहा हूँ, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, है ना? लेकिन अभी हमने संविधान को लागू नहीं किया। क्यों? क्योंकि नेहरू जी ने कहा कि हमने 26 जनवरी मतलब दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में हमने घोषणा की थी कि हम पूर्ण स्वराज की घोषणा करेंगे, और 26 जनवरी 1930 को हमने लाहौर में रावी नदी के किनारे मध्य रात्रि 12 बजे अपना ध्वजा फहराया और पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, तब से ही हम स्वतंत्रता संग्राम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो उस डेट को याद रखने के लिए
क्योंकि हम आज़ाद तो 15 अगस्त को हो गए और हमने कब मनाया था 26 जनवरी को। तो उस डेट को याद रखने के लिए संविधान को हम 2 महीने लेट लागू करेंगे, अर्थात 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। तो 26 नवंबर को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। कैसा? आंशिक लागू हुआ था। आंशिक लागू होने का क्या मतलब है? केवल 16 आर्टिकल जो है संविधान के वो लागू कर दिए गए थे, नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल है, और बाकी के मैं पूरे आपको लिखा दे रहा हूँ, लिख लो कि 26 जनवरी को ओनली पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड, केवल आंशिक संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर को आंशिक संविधान लागू हुआ था, जिसमें संविधान के कुछ 16 अनुच्छेद लागू हुए। अनुच्छेद जो है संविधान के लागू हुए थे। कौन कौन से लागू हुए थे? ध्यान से एक एक बार। तो अनुच्छेद 5, अगला 6, फिर 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, अनुच्छेद 394 में ही इन 16 आर्टिकल का वर्णन था। ठीक है, मतलब बाकी के 15 आर्टिकल का वर्णन अनुच्छेद 394 में था कि इसमें लिखा है कि 26 जनवरी को हमें 16 आर्टिकल जारी कर रहे हैं, बाकी का करेंगे 26 जनवरी को। 26 नवंबर को हम 16 आर्टिकल जारी कर रहे हैं, बाकी करेंगे 26 जनवरी को। क्लियर? तो ये एक बात यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब इसमें लिखा है निरसन। संविधान के अंतिम अनुच्छेद, जैसे हम कहते हैं अनुच्छेद नंबर 395, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि अंतरिम सरकार 15 अगस्त को 1947 को हम स्वतंत्र हो गए। 9 दिसंबर से हमने संविधान बनाना शुरू कर दिया। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक हमारा संविधान बना। तो टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का हमें टोटल टाइम लगा संविधान बनाने में, हाँ या ना? तो इस बीच में देश का शासन चला भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1949 के 1947 के द्वारा। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम डेट इज कॉल्ड इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1945, इनके प्रावधानों के अनुसार भारत का शासन चला। एंटर गवर्नमेंट ने इसको चलाया। क्लियर? तो ये बात लिखी है अनुच्छेद 395 में कि जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार देश का शासन चलेगा। और जैसे ही संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को इस अनुच्छेद में लिख दिया गया निरसन, मतलब ये समाप्त हो गया। अब तो पूरा संविधान ही लागू हो गया ना। तो पहले अनुच्छेद में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अंतिम अनुच्छेद में लिखा है शासन का। तो पहला और अंतिम अनुच्छेद तो याद होना बहुत जरूरी है ना। संविधान हमने पढ़ लिया लेकिन ये नहीं पता कि अंतिम अनुच्छेद में क्या लिखा है। थोड़ा सा एक लगता है कि कैसा संविधान पढ़ा है। पहला और अंतिम पढ़ लिया, 20 का हो गया पूरा। कहाँ तक पढ़ा है? बोला अनुच्छेद नंबर 1 से 395 तक। कोई पूछे 36 बोलो, 1 और 395 ही पढ़ा है, अभी कुछ नहीं पढ़ा। क्लियर? इसको लिख लिया? लिख लो। जिनने नहीं लिखा जल्दी लिखो थोड़ा। ऐसा क्वेश्चन शायद पूछ ले, बहुत रेयर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर को जारी नहीं हुआ था। ऐसा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो आप थोड़ा लिख लीजिए इसे। संविधान सभा अपने आप में बड़ा चैप्टर है। मुझे लग रहा था इस क्लास में खाली हो जाएगा, लेकिन अगली क्लास का आधा घंटा और हम इसको कवर अप करने हैं। क्योंकि अब कुछ फैक्ट, महिलाएं 15 महिलाएं, पहली मुस्लिम महिला मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला कौन थी, रियासतों से एकमात्र महिला कौन थी, एकमात्र एससी की महिला कौन थी, ऐसे क्वेश्चन महिलाओं से बनते हैं। 15 महिलाओं के नाम हिंदी में किसने लिखा, इंग्लिश में किसने लिखा, सचिव कौन था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कवर अप कर पाएंगे। अब आप लोगों के डाउट ले लेते हैं 5 मिनट। किसका क्या डाउट हो मुझे बता दो। किसी कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ जी, तो ये बताओ संविधान समझ में आ रहा है सबको? बोरिंग तो नहीं लग रहा? नहीं तो घुंघरू कल से लेकर आऊंगा मैं।
ठीक। उसके बाद में तीसरी चीज़ ये कि जो फैक्ट हम पढ़ रहे हैं वो सीक्वेंस में आप लोग रिवीजन करोगे, पूरी याद कर लोगे ना, ठीक है। उसको लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट अच्छे से करते जाना। पॉलिटी का जो मैं नोट्स बनवाऊंगा ना आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम खास तौर से बना रहे हैं, ये नोट्स आपके लिए इतने सफिशिएंट होंगे दोस्तों कि मुझे पिछले 5 साल जो मैंने संविधान पढ़ाया है, तो ये बात मैं नहीं, मेरे पढ़ाए गए छात्र भी यही बात कहते हैं, मेरे दोस्त यार भी यही बात कहते हैं जिनको मैंने पढ़ाया, कि यदि 14 क्वेश्चन भी आएंगे ना MPPSC प्री में, 14 के 14 आपके नोट्स में से आपको मिल जाएंगे। शायद एक आध क्वेश्चन जो अब तक नहीं हुआ या हो जाए, क्योंकि UPSC के एग्जाम में तक प्री में यदि 12-13 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 11 या 12 क्वेश्चन आपके नोट से आपको मिल जाएंगे। 13 में से 12 क्वेश्चन आपको नोट्स में मिलेंगे जो आपसे गलत नहीं होंगे, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां सभी लोग अच्छा स्कोर करने की क्षमता रखते हैं, तो पॉलिटी में हम गलत नहीं होते हैं। इकोनॉमिक्स में शायद हमसे चीज़ें हो जाएं, ज्योग्राफी में ही बहुत कम संभावना रहती है, लेकिन हो जाता है। पॉलिटी ईजी है, आप यकीन मानो। संविधान अन्य विषयों में बहुत ईजी मान के हम चलते हैं, इतिहास में भी हम भूल जाते हैं चीज़ें, लगता हमें ये पॉलिटी टफ है, लेकिन आप जब पढ़ लोगे, पूरा सिलेबस कर लोगे ना, तो शायद आपकी सबसे मजबूत जो पकड़ रहेगी वो 90% बच्चों की संविधान पर रहेगी। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं करेगा। और स्कोर गेनिंग है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो 12 से 21 क्वेश्चन तक आपको 20-20 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कवर अप कर सकते हो। 30 क्वेश्चन तो आपके आते हैं मध्य प्रदेश से, 28-32 के रेसों में ऐसा कुछ आपको 28 से 32 क्वेश्चन MP के मिल जाते हैं। तो एक तो मध्य प्रदेश जी के आपको बहुत मेहनत से पढ़ लेना है, आपको पूरी तैयारी का 30% 40% MP जी को देना है ना। दूसरा नंबर आता है आपका पॉलिटी का, जिसमें आपके, मैं यदि इस बार कहूँ, मुझे लगता है 15 क्वेश्चन के आसपास तो आना चाहिए। लास्ट बार मैंने आपको दिखाया था सेमिनार में 20-21 क्वेश्चन आए थे MP के तक मिलाकर सब। तो इस बार कितने आ सकते हैं? लगभग 15 मान लेते हैं, तो भी एक बड़ा रेस है ना। 45 क्वेश्चन तो आपकी पॉलिटी और MP से आ रहे हैं, और सिलेबस आपके पास है कि यूनिट 1, 3, 5 में MP है, यूनिट 6 में पॉलिटी है, हो जाएगा। गिने चुने सब्जेक्ट हैं, वो मैं आपको करा दे रहा हूँ एक करके, कर लोगे, हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, कल मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। कर ली रिकॉर्डिंग। क्या मैं अभी और खींचता आपकी क्लास, लेकिन मेरा पैर में भयंकर, एक तो